अब वो मेगास्पोर मदर सेल आपका वहां पे करेगा मियोसिस, और आपका मेगास्पोर मदर सेल जब मियोसिस करता है आपको मिलते हैं वहां पे आपके 4 सेल, यू गेट टू हैव द 4 सेल्स व्हिच आर बीन फॉर्म। अब ये 4 सेल जब आपको बन के वहां पे मिलते हैं, अब इसके बाद की कहानी क्या होती है आपको जो बतानी पड़ेगी कि आपके 4 सेल बन के आ चुके हैं, योर मेगास्पोर मदर सेल हैज अंडरगॉन द मियोसिस एंड द 4 सेल्स आर बीन फॉर्म। 4 सेल बनने के बाद अब अपना हैंड रेज करके बताइए कि यहाँ से मेरी कहानी कहाँ पे जाएगी। सो प्लीज रेज योर हैंड, ट्राई टू टेल मी फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वेयर द स्टोरी इज गोइंग टू गो। सो 4 cells have been formed and now you have to tell me that what will be the outcome over here. सिद्रा बताइए, 4 सेल आपके बन चुके हैं यहाँ पे, and now what will happen after this? सर माइक्रोस्पोर टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर नहीं मेगास्पोर। सो आपके हाँ फिर 4 सेल बन चुके हैं, फिर अब क्या होता है मेगास्पोर के साथ? अब ये 4 सेल जो बने उसके साथ अब यहाँ पे क्या होगा? सर वो पोलन ग्रेन नहीं, हम कर रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, आप बता रहे हो मुझे कहानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। सर ठीक है, सो यू आर टेलिंग मी अ डिफरेंट स्टोरी। ऑलराइट, सो व्हिच वाज हाँ शिव आप बताइए क्या होगा इसके अंदर फिर? सर जी जो हमारे 4 सेल बनेंगे उसमें 3 सेल सर डेथ हो जाएगा, उन तीनों का सर एक सेल हमारा बच जाएगा सर, जो कि आगे जाके सर 3 टाइम माइटोसिस करेगा। और सर वो अलग अलग 3 टाइम माइटोसिस करने के बाद उनमें तो माइटोसिस होगा, लेकिन सर वो जो बॉल है वो फॉर्म नहीं होगा सर। और फिर उनमें डिवाइड होगा, तो एंड देन हमारा सर एम्ब्रियो सेक बनेगा। ठीक है, राइट। सो बिल्कुल सही बात बोली यहाँ पे शिवा ने कि आपके जो 4 सेल होते हैं उसमें से एक आपका सर्वाइव करेगा, और जो आपका यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है दैट विल अंडरगो 3 टाइम माइटोसिस। ठीक है, 3 की डेथ हो जाएगी, एक जो यहाँ पे रहेगा वो आपके यहाँ पे 3 टाइम माइटोसिस करेगा, और 3 टाइम माइटोसिस करने के बाद यू विल फाइंड कि आपका एम्ब्रियो सैक वहां पे बनता है, एंड एम्ब्रियो सैक विल हैव सर्टेन थिंग्स, यू विल हैव अ मैक्रोपाइल एंड यू विल हैव अ चिलाजल एंड। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके चिलाजल एंड पे कौन से टाइप के सेल होते हैं, वैसे ही अनम्यूट करके बता दो, चिलाजल एंड पे कौन से टाइप के एंटीपोडल सेल्स विल सी इन द चिलाजल एंड। बिल्कुल सही। माइक्रोपाइल एंड पे आपको मिलते हैं आपके 2 सिनर्गिड सेल और एक एक्सेल आपको वहां पे मिल जाता है। ये जो 2 सिनर्गिड सेल होते हैं और एक्सेल होता है, इसको हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं, वो कलेक्टिवली नाम यहाँ पे क्या होता है? राइट, उसे हम बोलते हैं एगेप्रेटस। बिल्कुल सी बात है। अब मुझे ये बताइए, आपके वहां पे माइक्रोपाइल एंड के पास आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको मिलता है जो लगा होता है मेरे सिनर्गिड सेल के साथ। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपके यहाँ पे क्या होता है? बहुत बढ़िया, दैट इज गोइंग टू बी माय फिलिफॉर्म एपरेटस ओवर देयर। और ये फिलिफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है, किसको याद है? पोलन ट्यूब। बिल्कुल सही, ये मेरा पोलन ट्यूब को गाइड करेगा टुवर्ड्स माय ओवल की तरफ आने के लिए। सो यस, ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाती है। सो दैट इज समथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू। ये इवेंट्स आपके यहाँ पे हो रहे हैं और इस तरीके से आपका एम्ब्रियो सैक वहां पे बनता है। तो चलिए एम्ब्रियो सैक को एक बार फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दैट एंड देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं। गिरिजा गुड इवनिंग, एंड हु एल्स हैज जॉइंड, और भी जितने नए बच्चे हमारे यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, या गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अस्तिक गुड इवनिंग। आई थिंक बेटा क्लास में नए हैं या आप पहले आ चुके हैं, मैंने आपको मिला नहीं। गोपाल सिंह गुड इवनिंग, गोपाल सिंह इस चांदनी, या गुड इवनिंग। ऑलराइट, ठीक है, चलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई विल जस्ट स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड देन वी कैन सी व्हाट वी हैव टू डू। ऑलराइट, तो पहले हम फटाफट पहले हमारा यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, हमारा कंप्लीट करते हैं हमारे यहाँ पे एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। कुछ क्वेश्चन हम लोग उठा के वहां पे देखते हैं जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, एंड देन विल मूव अहेड। ओके, देखो तो यहाँ पे आपका एम्ब्रियो सैक यहाँ पे बन जाता है जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। हमारे एम्ब्रियो सैक में आपको यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए आपको मिल जाता है। यू हैव 3 एंटीपोडल सेल है आपके यहाँ पे विच आर देयर इन द चिलाजल एंड, दैट इज सम यू कैन सी। आपके माइक्रोवेल एंड पे आपको यहाँ पे 2 एक्स सेल आपके हैं यहाँ पे, सॉरी 2 सिनर्गिड सेल आपके हैं यहाँ पे, और एक आपके यहाँ पे एक्स सेल है, राइट। इसको हम कलेक्टिवली यहाँ पे बोलेंगे एज अ एग एपरेटस। कलेक्टिवली आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ एग एपरेटस, राइट। यहाँ पे आपको फिलिफॉर्म एपरेटस आपको दिख जाता है। इसका काम होता है गाइड करना पोलन ट्यूब को। सो ये आपका कुछ केमिकल अट्रैक्टेंट रिलीज करेगा जिसकी वजह से आपका पोलन ट्यूब आपका पहुंच पाता है आपके ओवल तक। तो ये चीज भी हमने यहाँ पे देख ली। तो इतनी चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। सेंटर में आपको 2 न्यूक्लियस यहाँ पे मिलेंगे और उन न्यूक्लियस के पास खुद की वॉल नहीं होगी। दे आर कॉल्ड एज माय पोलर न्यूक्लिया, सो दे विल बी कॉल्ड एज माय पोलर न्यूक्लिया। सो ये आपको पहले तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे आपको कितने सेल दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेल्स को यहाँ पे काउंट करते हैं। 7 celled 8 nuclei। राइट, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिया, बिल्कुल सही।
तो यहाँ पे 3 सेल मेरे ऊपर हो गए, 3 सेल मेरे नीचे हो गए, और जो चौथा और जो मेरा 7वां सेल यहाँ पे है, दैट इज माय सेंट्रल सेल। सबसे बड़ा जो सेल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज माय सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल के अंदर ही आपको आपके यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सो यू हैव टू रिमेंबर एवरी ऑल द टाइम कि आपके यहाँ पे 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियाई आपको मिलेंगे देखने के लिए। एंड दिस इज नथिंग बट माय एम्ब्रियो सैक। तो इस तरीके से मेरे यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बन जाता है। सो दिस इज हाउ द एम्ब्रियो सैक इज बीन फॉर्म। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हमेशा एक चीज याद रखना कि आपका सिंगल मेगास्पोर यहाँ पे आपका इन्वॉल्व था। सो यू हैव इन्वॉल्व ऑफ सिंगल मेगास्पोर। आपका यहाँ पे एक सिंगल मेगास्पोर आपका यहाँ पे था इन्वॉल्व, और इस सिंगल मेगास्पोर की मदद से व्हाट वी हैव सीन हैपनिंग, इससे आपका पूरा हमने यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बनाया। यूजिंग द सिंगल मेगास्पोर हमने हमारा पूरा यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बनाया। अगर आप सिंगल मेगास्पोर को यूज करके एम्ब्रियो सैक बनाते हो, जो प्लांट्स में आपको काफी कॉमनली आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं यहाँ पे एज अ, उस टाइप के डेवलपमेंट को हम कहते हैं यहाँ पे एज अ मोनोस्पोरिक। दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट ओवर इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक। सो याद रखना, जब भी आपके सामने मोनोस्पोरिक टर्म आएगा, दैट मीन्स व्हाट, कि जब कोई प्लांट सिंगल मेगास्पोर यूज करके आपका पूरा एम्ब्रियो सैक बनाता है, दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज माय मोनोस्पोरिक। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। बड़ी सिंपल सी बात है कि सिंगल मेगास्पोर आपका इन्वॉल्व हो रहा है आपके यहाँ पे टू मेक द कंप्लीट एम्ब्रियो सैक, राइट। एक एम्ब्रियो सैक में कितने एग होते हैं? इफ आई आस्क यू हाउ मेनी एग्स यू हैव इन एम्ब्रियो सैक? एक ही एग होता है वहां पे आपका। बढ़िया, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है, एक थोड़ा सा घुमा के आपसे सवाल पूछूंगा। सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि अगर मुझे बनाने हो 100 एग, अगर मुझे 100 एग चाहिए, इफ आई हैव टू फॉर्म 100 एग, तो कितने बार मियोसिस करना पड़ेगा? हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू कैरी आउट मियोसिस? 100 इतने सारे मियोसिस, अगर 100 एग मतलब 300 मियोसिस। अच्छा सुनो मेरी बात, अगर आपको 100 एग बनाने हो, तो आपको मियोसिस कितने करने पड़ेंगे? तो याद रखना, इसका आंसर आपका यहाँ पे आएगा 100 ओनली। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, आपका है यहाँ पे, अज्यूम करते, ये है मेरा यहाँ पे एमएमसी, ये है मेरा यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल, राइट। जब मेगास्पोर मदर सेल मेरा मियोसिस करता है तो मुझे मिलते हैं मेरे यहाँ पे 4 मेगास्पोर। सो आफ्टर द मियोसिस ऑफ माय मेगास्पोर मदर सेल मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे 4 मेगास्पोर, राइट। लेकिन जब मुझे मेरे यहाँ पे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मुझे यहाँ पे मिलते हैं, इनमें से कितनों की डेथ हो जाती है? 3, राइट। इनमें से 3 की तो यहाँ पे हो जानी है डेथ। 3 ऑफ देम आर गोइंग टू डीजनरेट। सो 3 यहाँ पे होंगे जो डीजनरेट आपके यहाँ पे हो जाएंगे, राइट। अब जो एक आपका यहाँ पे जिंदा रहता है, द वन विच एक्चुअली सर्वाइव्स ओवर हियर, जो आपका यहाँ पे जिंदा रहा है, ये आपका बनाएगा एम्ब्रियो सैक। दिस सिंगल वन विल अंडरगो द 3 टाइम्स माइटोसिस। आप जानते हो ये करेगा आपका 3 टाइम्स माइटोसिस, और ये आपको बना के देगा आपका यहाँ पे एम्ब्रियो सैक। इसने आपको एम्ब्रियो सैक बना के देना है। अब आप ये बात जानते हो कि एक एम्ब्रियो सैक में एक ही एग होता है, एक एम्ब्रियो सैक में एक एग होता है। तो आप, आई थिंक अब आप समझ सकते हो कि अगर मुझे 100 एग्स बनाने हैं, सो आई हैव टू कैरी आउट 100 टाइम मियोसिस। मुझे 100 टाइम मियोसिस करना पड़ेगा, तब जाके मेरे 100 एग्स बन पाएंगे। क्या आपको ये बात मेरी समझ आ रही है यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर अगर माइटोसिस पूछते तो 300 टाइम्स आता ना? हाँ, लेकिन माइटोसिस क्यों ही पूछेंगे? हाँ, मतलब ना, दे वोंट आस्क यू कि एक बनाने के माइटोसिस, वो माइटोसिस एम्ब्रियो सैक के लिए पूछेंगे आपको, ठीक है। स्पेसिफिकली नहीं पूछेंगे एक के लिए माइटोसिस, राइट। हाँ, अगर वैसा अगर आप पूछते हैं, बट वैसा आपको कभी सवाल आएगा नहीं। यू वोंट फाइंड सच क्वेश्चन। दे विल नॉट आस्क यू अबाउट द हाउ मेनी टाइम्स माइटोसिस रिक्वायर्ड फॉर द एग फॉर्मेशन। दे विल आस्क यू हाउ मेनी टाइम्स माइटोसिस रिक्वायर्ड फॉर द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। ऐसा आ सकता है, वैसा नहीं आएगा, ठीक है। सो याद रखना, मियोसिस पूछ रहे हैं आपको, एंड यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन कमिंग, और इसका आंसर हमेशा अपने यहाँ पे आएगा 100, राइट। लेकिन चलो, ये तो भी हमें पता चलिए हमारा क्या पिक्चर है। ये पिक्चर इनसाइड का है, इसके तरफ हमें देखना नहीं। यू नो व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर इट इज, राइट। सो यू हैव अ 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, एंड यू विल हैव एग एपरेटस के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे एक सिंगल एग और 2 सिलेटेड सेल्स, राइट। अब मेरा आपसे यहाँ पे एक सवाल है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपसे मैं बोलूं कि 100 पोलन ग्रेन बनाने हैं मुझे 100 पोलन ग्रेन बनाने हैं, तो अब आप मुझे बताइए कि मुझे कितने मियोसिस करने पड़ेंगे 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए? 20। 2 लोगों ने बताया मुझे यहाँ पे 20। बाकी लोग चैट में भी आंसर कर सकते हो
कितने मियोसिस मेरे यहाँ पे लग जाएंगे टू मेक माय 100 पोलन ग्रेन, बताइए। चलिए 20 आ रहा है आंसर, 20 आ रहा है आपका आंसर। ओके, और कोई आंसर किसी और का? सब 20, सब ऑल ऑफ यू लाइक सर एक ने 20 बोला, ऐसे भी बोलेंगे। 50 समवन इज सेइंग 50। कैसे करते हैं आप, कहाँ से लाते ये सब नंबर? चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से सब लोग। यहाँ पे मुझे बनाना है 100 पोलन ग्रेन। मैंने आपसे पूछा कि मुझे कितने टाइम्स मियोसिस करना पड़ेगा पोलन ग्रेन बनाने के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और आप ही मुझे बताना। आपके पास है एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल, यू हैव अ डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, जब ये करता है मेरा यहाँ पे मियोसिस, तो मुझे कितने माइक्रोस्पोर मिलते हैं? 4 माइक्रोस्पोर मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं। सो आई गेट टू हैव 4 माइक्रोस्पोर आर बीन फॉर्म। क्या मेरे चारों के चारों माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं? यस, बिल्कुल। ऑल द 4 माइक्रोस्पोर विल डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन, राइट। यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा कि इसमें से 3 डिजेनरेट हो रहे हैं, चारों के चारों सर्वाइव करेंगे एंड ऑल 4 ऑफ देम विल कन्वर्ट इनटू द पोलन ग्रेन। तो बिल्कुल सी बात है, ये जो मेरे चारों के चारों यहाँ पे होंगे, ऑल ऑफ देम विल बिकम फ्यूचर में, दे विल बिकम माय पोलन ग्रेन। ये मैच्योर होंगे एंड दे विल टर्न इनटू द पोलन ग्रेन, राइट। तो इससे अब आप यहाँ पे हिसाब लगाओ कि अगर मेरा यहाँ पे हमने किया 1 टाइम मियोसिस, राइट, यहाँ पे आपका हुआ सिंगल टाइम मियोसिस। तो अगर आप एक टाइम मियोसिस अगर आप करते हो, अगर आप एक टाइम अगर आप मियोसिस करते हो, तो आपको मिलते हैं 4 पोलन ग्रेन। मैं कह सकता हूं मुझे 4 पोलन ग्रेन मुझे यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर मुझे 100 पोलन ग्रेन चाहिए होंगे तो मैं कितने टाइम मियोसिस करूंगा? अब बताइए क्या आंसर आ रहा है? 25 अब आंसर बदल गया, अब 20 नहीं आ रहा। 25 So you will find 25 times meiosis you have to do over here. 25 times आप meiosis यहाँ पे करोगे तब जाके आपको मिलेंगे आपके 100 पोलन ग्रेन, राइट। सो कैलकुलेशन आपने गलत की थी, जो भी की थी आपने, है ना। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करके आपको आइडिया लग जाता है। यहाँ पे 100 डिवाइडेड 4 करोगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 25। सो ऐसे सवाल अगर कभी आते हैं तो बिल्कुल आपको सवाल को संभालना आना चाहिए, चाहे वो फिर 100 पोलन ग्रेन बनाने हो या 1000 बनाने हो। You should be able to answer them. Right? It's a simple question. You should understand. याद रखना पोलन ग्रेन के अंदर चारों जो माइक्रोस्पोर मेरे बनते हैं वो चारों के चारों पोलन ग्रेन बन जाएंगे। बट जब मैं बात करता हूँ मेगास्पोर की, तो जब 4 मेगास्पोर बनते हैं तो 3 तो डेथ ही होगी उनकी, 1 will only survive. So that is something also be clear to all of you. और प्लीज एक और बात सब लोग क्लियर कट दिमाग में बिठा लो कि आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, बस एम्ब्रियो सैक बना हुआ है, ठीक है। सो एम्ब्रियो सैक में जितने भी आपके सेल्स हैं, जितने भी आपके सेल्स हैं, दे आर ऑल गोइंग टू बी हैप्लॉइड सेल्स, दे आर ऑल गोइंग टू बी हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। हैप्लॉइड सेल्स मतलब याद रखना दे आर ऑल टू बी एन, सारे के सारे हैप्लॉइड सेल्स मेरे वहां पे होंगे, राइट। अब मेरा एक और सवाल है आपसे, फटाफट आंसर करना। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मेरा जो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो मेरा एक एंटीपोडल सेल है, मेरा है वहां पे एंटीपोडल सेल, वहां पे मेरा एक है, 3 होते हैं, हम एक ही बात कर रहे हैं। मेरा एंटीपोडल सेल जो वहां पे है, आई हैव अ एंटीपोडल सेल, राइट। और इस एंटीपोडल सेल के अंदर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 12। इस एंटीपोडल सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेरे यहाँ पे 12 है। तो आप मुझे बताइए कि लीफ के सेल के अंदर, उसी प्लांट के लीफ के सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 12 आंसर कर सकते हो आप लोग वापस से चैट में, समवन आंसर इन द चैट एज वेल। कुछ लोग कह रहे 12 यहाँ पे, लीफ का सेल, लीफ प्लांट का लीफ, ठीक है। सो महेश इज सेइंग अस 24, काजल 24, जानवी 24। तो कोई एक बता दो, महेश आप बता दो क्यों 24 आप कह रहे हो यहाँ पे? सर क्योंकि पत्ती डिप्लॉयड होती है, राइट। लीफ सेल आपके यहाँ पे होंगे डिप्लॉयड, लीफ सेल तो डिप्लॉयड होंगे आपके। अगर लीफ सेल मेरे यहाँ पे डिप्लॉयड है तो सिंपल सी बात है, द नंबर इज गोइंग टू बी माय 24 ओवर हियर। समझ आ रही मेरी बात सबको? हाँ बेटा बोलो, किसका सवाल आया था, बोलो। एंटीपोडल सेल तो एम्ब्रियो सैक में होते हैं, एम्ब्रियो सैक तो फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर, ओवरी के अंदर होता है। हाँ। लीफ के अंदर कौन सा ओवरी होता है? हाँ तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम कहाँ करें कि लीफ के अंदर ओवरी है। हमने तो आपसे यही पूछा कि आपका जो प्लांट है उसके लीफ के अंदर कितने क्रोमोसोम है, हम तो ये पूछ रहे हैं। समझ रहे हो आप? मैंने आपको क्या बोला कि एम्ब्रियो सैक के अंदर आपका एंटीपोडल सेल है और एंटीपोडल सेल जो है आपके हैप्लॉइड होते हैं,
और मैंने आपको बोला कि वो जो हैप्लॉइड सेल है उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है मेरे यहाँ पे 12, राइट, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि वो जो प्लांट है उसके लीफ के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे। तो आपको क्या करना है, आप जानते हो कि लीफ मेरा होता है डिप्लॉइड, तो अगर मेरे पास हैप्लॉइड पे 12 है तो डिप्लॉइड मेरे यहाँ पे 24 हो जाएंगे। तमनप्रीत समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तमनप्रीत फोर्सफुली यस मत बोलो, सच्ची बता, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सर पर एंटीबॉडी सेल का और लीफ सेल का आपस में लेना देना ही नहीं है कुछ। हाँ, लेना देना नहीं है, बट यू विल गेट अ क्वेश्चन। सी आई टेल यू समथिंग, यू विल गेट अ क्वेश्चन। व्हाट दे विल आस्क यू ना, नीट में लोग आपको क्या पूछ सकते हैं, दे विल टेल यू कि आपका एग जो है, आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर, आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर यू हैव अ एग, यू हैव अ एग, राइट। और वो आपको बोलेंगे कि एग के जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वहां पे वो है आपके 16, राइट। नाउ ऑल ऑफ अस नो, हम सब लोग जानते हैं कि एग जो होता है मेरा यहाँ पे वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है डिप्लॉइड होता है? हैप्लॉइड होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेरे यहाँ पे 16 फर्टिलाइजेशन है, ना हो। ठीक है। हाँ, फर्टिलाइजेशन ना हो तब, सो हम फर्टिलाइजेशन की बात नहीं करें, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन राइट नाउ, ओके। सो यू हैव अ एग व्हिच विल बी हैप्लॉइड। अब वो आपको बोलेंगे कि आप मुझे बताइए, यू टेल अस दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द रूट सेल। रूट सेल के अंदर आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके यहाँ पे कितने होंगे, ये आपसे वो लोग पूछ लेंगे। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर एग के अंदर आपके 16 क्रोमोसोम है तो रूट सेल में कितने होंगे? सर 32। रूट सेल मेरा होगा डिप्लॉइड, सर 32। मेरा यहाँ पे होगा डिप्लॉइड। अगर रूट सेल मेरा यहाँ पे डिप्लॉइड हमेशा ही रहेगा, सो दैट्स व्हाई यू विल फाइंड कि नंबर यहाँ पे मेरा हो जाएगा यहाँ पे 32, राइट। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो मेरे रूट सेल के अंदर होंगे मेरे यहाँ पे 32 होंगे। तो क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। और हिमाचल के बच्चे, हिमाचल के जो हमारे साथ 4 बच्चे हैं यहाँ पे, क्या उन चारों को समझ आ रहा है ये सारी चीजें? यस सर। हमारे हिमाचल के बच्चे चुप ही हो गए Yes, सडनली sir. 12th चालू होने के बाद। क्या अक्षरा, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है ये सब? ओके, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। सो ये याद रखना, यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एंड आई विल ओनली गिव यू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल इन द असाइनमेंट, सो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड यू विल फाइंड क्वेश्चन इन नीट एग्जाम एज वेल, ठीक है। सो अभी तो हम फर्टिलाइजेशन नहीं करा रहे, फर्टिलाइजेशन के बाद भी आपकी प्लॉडी को लेके क्वेश्चन आते हैं, राइट, ओके। So that is something you all know. We have, let's have a look at this thing quickly. यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से। Phylloeton apparatus thickening present in the synergid cells, उसे हम कहते हैं Phylloeton apparatus. X cell is a female gamete present in the macropyle end के अंदर जो आपको मिलेगा, that's my X cell. Synergid मेरे यहाँ पे क्या है? 2 cells at the macropyle end. They degenerate after fertilization present at the macropyle end. वो degenerate क्यों होते हैं वो हम बाद में देख लेंगे, right? वो भी हमें देखना। Phylloeton apparatus plus synergid cell role in guarding the pollen tube inside the ovule. तो ये दोनों मिलके आपके ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब को लेके आते हैं। सो दे आर गोइंग टू रिलीज सम केमिकल अट्रैक्टेंट जो मैंने आपको बोला था, और वो आपके गाइड करता है आपके पोलन ट्यूब को। पोलर न्यूक्लियाई इज समथिंग यू विल फाइंड इन द सेंटर, राइट, इन द सेंटर, सेंट्रल सेल के सेंटर में आपको ये मिल जाएंगे यहाँ पे, ओके। एंड देन यू हैव एंटीपोडल सेल 3 एट द चिलाजल एंड डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन वाली बात तो अभी हमने यहाँ पे करनी नहीं है। So these are the things you have to know. इतनी बात पहले आपको यहाँ पे सबको याद रखनी है। Now, so यहाँ पे आपका एम्ब्रियो सैक वाली कहानी खत्म होती है। अब एक काम करते हैं, 2-4 क्वेश्चन उठाते हैं, चेक करते हैं आपको कितनी चीजें समझ आ रही है, एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। So let's pick up few questions over here. So question number 64 का आंसर दीजिए आप लोग चैट के अंदर 64 का यहाँ पे क्या आंसर आएगा? चैट में बाबा, चैट में हैंडल्स नहीं करना। सो आंसर यहाँ पे आ रहे मुझे यहाँ पे, और सबके आंसर जो यहाँ पे मेरे लग के आ रहे हैं, which are going to be yes, option A, right. 8 nucleate embryo sac is only going to be monosporic. So monosporic ही आपको मिलेगा। सेंजियोस्पर्म में majority of the plants are going to be monosporic, right. अब इसका आंसर आप मुझे देंगे हैंड रेज करके। मेगास्पोर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर। तो इसका करेंगे आप, इसके लिए आप करेंगे यहाँ पे फटाफट हैंड रेज, जल्दी हैंड रेज करेंगे, जल्दी आंसर देंगे ताकि वो आगे बढ़ सके। सो हाँ जी अनिरुद्ध, बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बता रहे हो आप यहाँ पे अनिरुद्ध? क्यों ऑप्शन ए? मोनिका क्या होगा इसका आंसर? मोनिका इज नॉट देयर इन द क्लास, है तो सही। अर्चना क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ अर्चना। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी।
क्यों ये ऑप्शन है, क्यों कह रहे थे ये बच्चे हमें फिर? सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो, पूछा क्या है यहाँ पे उन लोगों ने आपसे? मेगास्पोर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। कंफ्यूजन रखना ही नहीं है बेटा, अगर एमएमसी लिखा हुआ है आपका वहां पे मेगास्पोर मदर सेल, हमेशा आपका होता है डिप्लॉयड, और ये सेल आपका मियोसिस ही करेगा। दिस विल ओनली कैरी आउट मियोसिस ओनली। तो माइटोसिस आपका कोई आंसर हो नहीं सकता, ऑप्शन डी ही मेरा यहाँ पे आंसर बनेगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है आपने। ऑल ऑफ यू हु हैव गॉन फॉर ऑप्शन ए, प्लीज याद रखना कि अगर आपका एमएमसी आपका यहाँ पे है तो आपका यहाँ पे मियोसिस कर देगा, और मियोसिस करने के बाद आपको यहाँ पे मेगास्पोर मिलेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, माइटोसिस यहाँ पे नहीं आएगा, इट विल बी माय मियोसिस। ठीक है, ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, मेरा फंक्शनल मेगास्पोर किस चीज में डेवलप करता है? बताइए सना, क्या होगा इसका आंसर? हाँ जी सना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इरफान पिंजारी, आई थिंक आपका नाम ही सना है, राइट? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। सो एम्ब्रियोसैक बिकम्स अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल एक फंक्शनल मेगास्पोर मेरा यहाँ पे मुझे एम्ब्रियोसैक ही बना के देगा, राइट? दैट इज समथिंग यू ऑल नो, राइट? मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? इसका आंसर आप वैसे भी चैट करके बोल दो, क्या होगा इसका आंसर? राइट, ओव्यूल मेरा यहाँ पे बनेगा, मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। सो मेगास्पोरेंजियम इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू माय ओव्यूल, बिल्कुल राइट। हाँ, अब इसका आंसर ध्यान से सोचना एंड देन हैंड रेज करना। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट? ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को एंड देन रेज योर हैंड। इसका आंसर मुझे चाहिए। गिरिजा आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? ओके, सर सी होगा। सी बता रहे हो आप यहाँ पे? ऑलराइट, ठीक है। शिव आपको क्या लग रहा है? सर आई थिंक ऑप्शन ए सर। शिव ऑप्शन ए। जॉश क्या लग रहा है? सर ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट, चांदनी आपको क्या लग रहा है? गोपाल सिंह इज चांदनी, राइट? और आई हैव मिस्ड इट। नम्रता बताइए क्या होगा इसका आंसर? आप लोग कितना टाइम लगाते हो अनम्यूट करने में अपने आप को? नम्रता। ऑप्शन सी सर। राइट, ऑप्शन सी मेरा बनेगा यहाँ पे सही आंसर। 2 स्पर्म एंड रेडी टू सेल, बेटा इतने रहेंगे आपके यहाँ पे। सो एक मेल गैमेटोफाइट जो आपका होता है उसके अंदर आपको 2 गैमेट्स आपको मिलेंगे और एक आपको मिलेगा आपका यहाँ पे वेजिटेटिव सेल। ठीक है, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ओके, इसका आंसर आपको यहाँ पे ऑलरेडी हमें मार्क्ड है यहाँ पे। फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म एपरेटस, ऐसे ही आंसर बता दो अनम्यूट करके। एबीसीडी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर डी, राइट द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। राइट, ऑप्शन डी मेरा बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, राइट द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब, बिल्कुल सही बात है। ओके, सो दैट इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डन। सो दीज आर द क्वेश्चंस। यू टेल मी दिस, इन मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही है? टेक योर टाइम, ले लो अपने 30 सेकंड ले लो एंड देन मुझे बताओ कि इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा। इन मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म व्हिच इज गोइंग टू बी स्टेटमेंट गोइंग टू करेक्ट। बताइए पूरा क्या होगा इसका आंसर 13 का? सर सी। पूर्वाद सी के रहे यहाँ पे। सिद्रा क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। राइट, सो ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल। ये आपका बिल्कुल आपके यहाँ पे सही आंसर है। दैट इज समथिंग यू विल फाइंड इन द मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे। बाकी मैंने आपको एक क्वेश्चन सारे देते हैं आपको होमवर्क करने के लिए, सो आई होप यू हैव डन दैट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। बाय द वे आई होप सबने ये होमवर्क में किए थे, क्वेश्चंस किए थे नहीं किए थे? यस सर। चलो देन लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक ऑफ माय पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन वाली कहानी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे ये रहेगा, टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स ऑफ पॉलिनेशन एंड डिफरेंट एजेंट्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस। तो यहाँ पे आपका पॉलिनेशन कैसे होता है, कौन से एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो हम यहाँ पे हम देखेंगे, राइट? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज माय पॉलिनेशन। बड़ा ही सिंपल सा है कि आपका पोलन ग्रेन आपका ट्रांसफर कर रहा है आप एंथर से स्टिग्मा पे, इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। हनी भी बड़ी जानी जाती है ये करने के लिए, बट नंबर ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड। ओके, सो नाउ पॉलिनेशन की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसको हम पहले हम कैटेगराइज करते हैं। सो यू हैव समथिंग लाइक माय सेल्फ पॉलिनेशन। इसके अंदर आपके 2 टर्म आते हैं। यू हैव अ टर्म लाइक योर ऑटोगैमी एंड यू हैव अ टर्म लाइक माय गिटोनोगैमी। सो सेल्फ पॉलिनेशन में आपका यहाँ पे क्या होगा कि आपका पोलन ग्रेन आपका निकल रहा है आपके एंथर में से, इट इज फॉलिंग ऑन द स्टिग्मा
ऑफ अ सेम फ्लावर और ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे हम ऑटोगैमी की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट द ऑटोगैमी, सो ऑटोगैमी में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि अगर आपके यहाँ पे एक फ्लावर है, अज्यूम दैट ये आपके यहाँ पे फ्लावर है और फ्लावर के अंदर आपके यहाँ पे लगे हुए आपके यहाँ पे एंथर, सो फ्लावर के अंदर आपके यहाँ पे एंथर यहाँ पे लगे हुए हैं, राइट। तो एंथर में से आपके पोलन ग्रेन निकलेंगे और ये पोलन ग्रेन जाके बैठेंगे आपके स्टिग्मा के ऊपर, आपके पिस्टिल के स्टिग्मा के ऊपर जो सेम फ्लावर पे बैठा हुआ है। So my pollen grain are going to come out from the anther and they will sit on the stigma of the same flower. अगर ऐसा हो रहा है, that is the example of my autogamy. उसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a autogamy. So that is one type of my self pollination. और उसी तरीके से आपके यहाँ पे गिटेनोगैमी भी होता है। गिटेनोगैमी में अलग बात क्या होगी कि समझो यहाँ पे मेरा है एक ब्रांच और यहाँ पे मेरा यहाँ पे एक फ्लावर लगा हुआ है और यहाँ पे मेरा एक फ्लावर लगा हुआ है। So I have two flowers in that similar branch, right? अब होता क्या है कि फ्लावर ऊपर वाला जो मेरा यहाँ पे फ्लावर है इसे बोलूंगा यहाँ पे एज अ फ्लावर ए और ये मेरा यहाँ पे फ्लावर बी। अब दोनों फ्लावर बिलोंग करते सेम प्लांट को, दोनों फ्लावर बिलोंग करते मेरे सेम प्लांट को। तो फ्लावर ए से मेरे यहाँ पे पोलन ग्रेन निकलेंगे और ये पोलन ग्रेन जाके गिरेंगे मेरे यहाँ पे फ्लावर बी के ऊपर। दे विल सिट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर बी। अब इवन दो यहाँ पे आपके पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे जाके लाइक फॉल किया है उन्होंने, वहां पे दूसरे फ्लावर पे जाके वो वहां पे गिरे हैं, बट इवन दो बिकॉज इट बिलोंग्स टू द सेम प्लांट, क्योंकि ये सेम प्लांट के अंदर ही हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ माई सेल्फ पॉलिनेशन ओनली। यहाँ पे आपका सेम प्लांट आपका यहाँ पे इन्वॉल्व है तो इसलिए हम इसे बोलेंगे यहाँ पे एज अ सेल्फ पॉलिनेशन ओनली, राइट। इस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ गिटेनोगैमी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज माई गिटेनोगैमी। अब ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी में यहाँ पे क्या देखने के लिए आपको मिलेगा कि जो भी आपके ऑफस्प्रिंग बनेंगे, जो भी आपके यहाँ पे बेबीज आपके बनेंगे, plant babies जो आपके यहाँ पे बनेंगे, all the plants are going to be similar to each other. They are going to be similar to the parent and they are going to be similar to each other. So offspring are genetically similar to parent as a pollen grain come from a same plant. तो बिल्कुल आपके सेम आपके यहाँ पे offspring आपको बन के आपको मिल जाएंगे, right? So ये आपको देखने के लिए मिलता है नेचर के अंदर, बट याद रखना इसके डिसएडवांटेज भी आपके होते हैं, वो हम बाद में देख लेंगे, but that is something you can find happening in the nature, right? Then you have a cross pollination. अब क्रॉस पोलिनेशन में आपका यहाँ पे एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ ज़ेनोगैमी। ज़ेनोगैमी का मतलब यहाँ पे होता है कि एक प्लांट है मेरा, राइट, और एक प्लांट कहीं दूर कहीं पे दूसरा प्लांट है, एंड बोथ द प्लांट्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब एक प्लांट के पोलन ग्रेन आके गिरेंगे दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन के स्टिग्मा के ऊपर, अगर ऐसा होता है दैट इज एग्जांपल ऑफ माय ज़ेनोगैमी। सो ज़ेनोगैमी अगर आपका हो रहा है जो नेचर में आप चाहते हो कि हो, बिकॉज इससे क्या होता है, इससे आपको वेरिएशन मिलता है। So offspring are genetically different to the parent as pollen come from a genetically different plant. क्योंकि आपका pollen grain कोई दूसरे plant से आ रहा है, it is not of a same plant, इसलिए आपके यहाँ पे जो offspring आपको बनेंगे, those offsprings are going to be like different from the parent offspring, from the parent population. Parent से बिल्कुल आपके यहाँ पे अलग होंगे, ठीक है। एंड इसका एडवांटेज ये होता है कि आपको यहाँ पे मिलेगा आपका वेरिएशन। याद रखना ज़ेनोगैमी के अंदर आपको यहाँ पे वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। दिस विल लीड टू द वेरिएशन इन द पॉपुलेशन एंड दैट विल बी एडवांटेजेस। इसके बड़े आपके यहाँ पे फायदे होते हैं। तो चलिए इन टर्म्स को हम यहाँ पे देखते हैं। सो जब हम बात करते हैं ऑटोगैमी के बारे में तो दो टर्म याद रखते हैं। यू हैव अ टर्म लाइक माय चेस्मोगैमस फ्लावर एंड यू हैव अ टर्म लाइक माय क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर। अब जब भी आपके सामने चेस्मोग्लामस फ्लावर आएगा, जब भी आपके सामने ये वाला टर्म आता है, याद रखना यहाँ पे आपके फ्लावर रहते हैं ओपन। Flower are going to remain always open, right? It's a bisexual flower. मेरे यहाँ पे bisexual flower आपको मिल जाएगा and the flower is going to remain the open, right? तो अगर आप सोचो यहाँ पे तो चेस्मोगैमस में आपका यहाँ पे क्या कंडीशन है, that assume that you have a flower over here, you have a flower and flower पे आपको वहाँ पे एंथर भी लगा हुआ है, right? You have your stamen over there and आपको वहाँ पे पिस्टिल भी आपको वहाँ पे लगा हुआ है। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ वहाँ पे आपका पिस्टिल भी आपको वहाँ पे लगा हुआ है, ओके। अब अगर ऐसी कंडीशन आपकी है यहाँ पे तो आप समझ सकते हो कि काफी लाइकली चांस है कि यहाँ पे आपका सेल्फ पोलिनेशन आपके यहाँ पे हो जाएगा। द पोलन ग्रेन आर गोइंग टू कम आउट, पोलन ग्रेन आपके यहाँ पे बाहर निकल के आएंगे यहाँ से एंड दे विल कम ऑन द स्टिग्मा, सिट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम पिस्टिल, सेम फ्लावर के सेम पिस्टिल पे जाके बैठ जाएंगे। तो ये कंडीशन आपको काफी कॉमनली मिलती है। इट इज कॉल्ड एज माय चेस्मोगैमस। तो चेस्मोगैमस में याद रखना फ्लावर आपका यहाँ पे ओपन रहेगा एंड वेरी लाइकली आपके एंथर में से पोलन ग्रेन आके उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे बैठ के उसे फर्टिलाइज कर देगा। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर के बारे में
सो क्लिस्ट्रोगैमस के फ्लावर आपके हमेशा रहते हैं बंद, तो वो बड स्टेज में ही रहेंगे, वो ओपन होंगे नहीं। अब क्लिस्ट्रोगैमस के जो फ्लावर है जो आपके ओपन यहाँ पे नहीं हो रहे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि आपका कुछ और हो अदर देन सेल्फ पोलिनेशन। यहाँ पे कोई चांस ही नहीं होता। आप सोचो ना, एक फ्लावर है और वो बर्ड स्टेज में है, अंदर एंथर मैच्योर हो जाता है, अंदर जो आपका पिस्टिल है वो आपका रिसेप्टिव हो जाता है, या आपका जो पिस्टिल है वो रेडी हो जाता है पोलन को लेने के लिए। तो क्या होगा, पोलन ग्रेन निकलेगा, गिरेगा स्टिग्मा के ऊपर, एंड दैट विल लीड टू द सेल्फ पॉलिनेशन। सो क्लिस्ट्रोगैमस के अंदर तो आपको मिलेगा आपका 100% ऑटोगैमी आपको मिलेगा। यहाँ पे यू विल फाइंड 100% ऑटोगैमी आपको यहाँ पे मिलना है, कोई चांस ही नहीं है। You have no chance over here to find them going somewhere else. 100% ऑटोगैमी will be seen happening over there. चेस्मोगैमस में तब भी चांस है कि क्योंकि फ्लावर आपका ओपन है तो शायद कुछ पोलन ग्रेन आपके वहां से निकल के कहीं और चले जाए, यू स्टिल हैव अ चांस ओवर हियर, बट यहाँ पर कोई चांस ही नहीं होता क्योंकि आपका फ्लावर यहाँ पे आपका हमेशा रहता है आपका यहाँ पे बंद। सो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो क्या ये वाली चीज आपको सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा वापस बोलना। चेस्मोगैमस को समझा दो एक बार। चेस्मोगैमस में आपका यहाँ पे ये हो रहा है कि आपका फ्लावर यहाँ पे आपका ओपन है, राइट? अगर फ्लावर आपके यहाँ पे ओपन है, सो व्हाट यू कैन सी कि आपके यहाँ पे जो एंथर है और आपके यहाँ पे जो आपका पिस्टिल है, सो एंथर में से आपके पोलन ग्रेन निकलेंगे एंड दे विल फॉल ऑन द पिस्टिल ऑफ द सेम फ्लावर, राइट? अगर वो सेम फ्लावर के सेम पिस्टिल पे आके गिर रहे हैं वहां पे वो, देन व्हाट यू विल फाइंड, यहाँ पे आपका ऑटोगैमी हो रहा है, राइट? यहाँ पे आपका 100% आपके यहाँ पे 100% नहीं, बट यू विल फाइंड ऑटोगैमी विल हैपन ओवर देयर, राइट? यू विल फाइंड आपके यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन आपके यहाँ पे हुआ और सेल्फ फर्टिलाइजेशन आपके यहाँ पे हो चुका है। बट चेस्मोगैमस में एक पॉसिबिलिटी आपकी हमेशा रहती है कि कुछ पोलन ग्रेन आपके वहां से निकल के किसी दूसरे फ्लावर पे भी जा सकते हैं। वो पॉसिबिलिटी आपको क्लिस्ट्रोगैमी में आपको देखने के लिए नहीं मिलती, राइट? बट हियर आल्सो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स व्हिच आर चेस्मोगैमस, उनके अंदर आपको सेल्फ पोलिनेशन देखने के लिए आपको काफी ज्यादा मिल जाता है। तो ये दो टर्म्स आपको याद रखना है, एंड दीस टू टर्म्स बिकम अ पार्ट ऑफ माय अगेन दे कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ योर ऑटोगैमी के अंदर। ये दो टर्म हम यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट? अब हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं। अब आप मुझे बताइए, यू टेल मी। बोलो बेटा बोलो। सो चेस्मोगैमस के अंदर मतलब जिटनोगैमी और जेनोगैमी भी पॉसिबल होती है क्या? नहीं, सो चेस्मोगैमी के अंदर अगर आप बात करते हो ना यहाँ पे, सो चेस्मोगैमी के अंदर व्हाट वी हैव जनरली सीन दैट चेस्मोगैमी के अंदर यू विल फाइंड सेल्फ पोलिनेशन आपको यहाँ पे होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, बट यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गिटोनोगैमी एंड योर जेनोगैमी। क्यों? क्योंकि आपका फ्लावर वहां पे ओपन रहता है, सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी हैव ऑब्जर्व दैट इट विल गो फॉर अ सेल्फ पोलिनेशन। बट विंड आ गई, हवा आ गई, या कुछ रीजन से you can find pollen grain going to the other plant or to the nearby plant, so that is a possibility. Yes, वो हमेशा आपकी possibility आपके वहां पे हो सकती है, ठीक है? Now you tell me, अब आप लोग मुझे यहाँ पे बताइए कि अगर आपकी क्लिस्ट्रोगैमी वाली अगर आपके यहाँ पे कंडीशन आपके यहाँ पे होती है, if you have a क्लिस्ट्रोगैमस कंडीशन, तो इसका एडवांटेज क्या होता है? If you have a क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर, तो आप मुझे इसमें बताइए हैंड रेज करके कि इसके अंदर आपका एडवांटेज यहाँ पे क्या हो सकता है? What is the advantage of having a क्लिस्ट्रोगैमी कंडीशन over here? बताइए पूर्वा। तो जीन जो होंगे वो कंजर्व रहेंगे और कोई जेनेटिक कैसे? ओके, सो ठीक है, ऑलराइट, सो योर जेनेटिक्स आर कंजर्व्ड ओवर हियर, ठीक है? ये इसमें ज्यादा फायदा नहीं होता पूर्वा, इसमें एक्चुअली लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है बेसिकली, बट आप इसे लिख सकते हो अभी के लिए, ठीक है? ओके, उसके बाद हर्षिता आपको क्या लग रहा है और क्या एडवांटेज यहाँ पे हो सकते हैं? सर वही अपूर्वा ने बोला, तो मतलब सेम स्पेसीज कंजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, मोनिका और क्या हो सकता है? मोनिका और क्या हो सकता है? सर मतलब अगर कोई और प्लांट वगैरह जिसमें अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो इसमें वो इन्फेक्शन नहीं आएगा ना, मतलब अगर कोई फंगस वगैरह हो? ना नहीं आएगा। आपने बोला कि एक एक करके अपेक्षा आप बोलो पहले। हाँ सर वो पॉलिनेशन पे डिपेंड नहीं होता? बिल्कुल, ये पॉलिनेशन पे डिपेंडेंट है ही नहीं, सो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पॉलिनेटर, सो पॉलिनेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, नो चांस ऑफ फेलियर। बिल्कुल सही बात है जॉश, यस, आर नॉट रिक्वायर्ड। तो पॉलिनेटर्स की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका फेलियर का कोई चांस है, जैसे कि जॉश ने मैं बताया, तो फेलियर का कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, फेलियर नो चांस। सो बेसिकली जॉश यहाँ पे ये कह रहा है यू हैव अ श्योर सीड फॉर्मेशन, you have a sure seed formation will be seen over here. तो सीड फॉर्मेशन आप यहाँ पे श्योरली आप यहाँ पे हो जाएगा 100%, राइट? अब मुझे एक बात बताओ,
अगर कोई ऐसा फ्लावर है तो क्या उसे बहुत सारे पोलन ग्रेन बनाने की जरूरत है या नहीं है? नहीं नहीं है सर। नहीं है, उसको बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन वहां पे बनाने की जरूरत नहीं है। अभी क्यों नहीं है? बिकॉज बंद रखा है आपने फ्लावर। अगर आप 2-3 पोलन ग्रेन भी बना रहे हो तब भी आपके सब कुछ काम आपका वहां पे हो जाएगा। यू डोंट हैव टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, ओनली फ्यू पोलन ग्रेन्स आर बीन रिक्वायर्ड, सो लेस पोलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड ओवर हियर, सो लेस पोलन ग्रेन आर रिक्वायर्ड। तो पोलन ग्रेन की यहाँ पे जरूरत आपको यहाँ पे काफी कम रहेगी, आपको ज्यादा पोलन ग्रेन की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे पोलन ग्रेन की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ रही, तो इसका मतलब पता है क्या है कि इट इज लेस एनर्जी एक्सपेंडिचर यहाँ पे आपका हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे आपका हो रहा है लेस एनर्जी का एक्सपेंडिचर, so you'll find less energy expenditure is something you will be finding happening over here. Okay, so याद रखना आपके जेनेटिक्स यहाँ पे कंजर्व रहते हैं, राइट? पोलिनेटर्स यहाँ पे आपकी जरूरत नहीं है आपको उनकी। श्योर सीड फॉर्मेशन विल बी सीन हैपनिंग ओवर, फेलियर का कोई चांस नहीं आपके यहाँ पे। पोलन ग्रेन आपके यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं कम, एंड इट इज गोइंग टू बी एनर्जी एक्सपेंडिचर आपके यहाँ पे रहेगा कम। सो दैट इज ऑल यू हैव टू नो अबाउट माय क्लिस्ट्रोग्रामी के अंदर ये सारे मेरे यहाँ पे रहते हैं एडवांटेज, राइट? डिसएडवांटेज जो आपका एक बड़ा यहाँ पे ये रहेगा कि आप यहाँ पे वेरिएशन आपको मिलेगा नहीं, the offspring won't have the variation, and that is a big disadvantage over here, right? So you have no variation in the offspring, so variation आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, so you have no variation, but that is going to be a disadvantage basically, जो मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, but याद रखना, so that is a disadvantage over here। और याद रखना अगर एक पॉपुलेशन में वेरिएशन आपको ना मिले ना, so it is always susceptible to disease। कोई अगर बीमारी फैली वहां पे तो पूरा पॉपुलेशन वहां से गायब हो जाएगा, पूरा पॉपुलेशन आपको वहां से आपका निकल जाएगा। सो दैट इज अ कंसर्न ऑफ पॉपुलेशन जिसके अंदर वेरिएशन नहीं होता या कम होता है, ठीक है? तो ये बात आप हमेशा याद रखना। ओके, सो नाउ यू कैन सी सेल पोलिनेशन, यहाँ पे पिक्चर बना के रखी हुई, आई थिंक ये आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। वैसे ही स्टेन में से पोलिनेशन आएंगे और वो पोलिनेशन से आगे गिरेंगे वहां पे, राइट? कभी आपने खुद से कभी ट्राई किया है, खुद से ऐसे पोलिनेशन निकाल के डाला क्या कभी स्ट्रिंग मार्क के ऊपर? कभी कुछ किया किसी ने? नहीं किया। यू आर लाइक कि सर हम ये सब नहीं करते हैं, ये सब चीज हम नहीं करते हैं। वी आर लाइक पोलन ग्रेन फिजिबल ही नहीं होते। होते हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं, एक बार दिखाई नहीं देते। दिखाई तो देते हैं लेकिन होते बड़े छोटे। वो येलो कलर का पाउडर जो आपके हाथ पे लग जाएगा ना स्टिग्मा एंथर को तोड़ने के बाद तो दैट्स अ पोलन ग्रेन, राइट? करना मत, लेकिन ऐसे मतलब कर सकते हो 1-2 फ्लावर के साथ, ऐसा नहीं है कि पेड़ पे सारे फ्लावर लगे हुए हैं सबके पोलन ग्रेन तुम निकाल के देख रहे हो। The plant was waiting for some honeybee and you came. All right, so now have a look at this over here. You have some of the example, Viola, Oxalis and Camelina. These example become like, these are the example of my Clistogamous, also for my Chesmogamous. So Clistogamous और Chesmogamous के दोनों आपके example इसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, right? So yes, many Clistogamous flower also open up, right? And they become a Chesmogamous flower. ठीक है? So Chesmogamous से याद रखना, these flower which open and are similar to the flower of the other species with exposed anther and stigma. ये हम already देख चुके हैं. Then we have Clistogamous flower. These flower do not open at all. In this flower, the anther and stigma lie close to one another. बिल्कुल पास नहीं रहेंगे आपके. When an anther dehisces in the flower bud, pollen grain come in a contact with the stigma to affect the pollination. बिल्कुल आपका dehisce होगा, वो pollen grain वहाँ आएगा stigma पे. That's how the pollination will happen. Thus, Clistogamous flower are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing of the stigma. तो क्रॉस पोलन लैंडिंग का कोई चांस ही नहीं है, 100% ऑटोगैमी आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड शॉर्ट सीड फॉर्मेशन आपको मिलेगा और आपको यहाँ पे पॉलिनेटर्स की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं होती। सो दैट इज माय क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो नाउ डिपेंडिंग ऑन द pollen pollination is of my 3 types. You have autogamy. Now we know we have done all those things. So I'll just run through them. ठीक है, मैं फटाफट दिखा दूंगा क्योंकि आप ये सब मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी ये चीज। You know what is my autogamy? That is my self pollination. Okay. Then we have a geitonogamy. अब geitonogamy मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या था इसके अंदर, you have a same plant में आपके 2 फ्लावर लगे हुए, एक फ्लावर से पोलन ग्रेन निकल के दूसरे फ्लावर पे आ रहा है, बट इट इज ऑफ अ सेम प्लांट। अब क्योंकि वो सेम प्लांट का ही है मेरा वहां पे फ्लावर, इसलिए अगेन आपको जेनेटिक वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा। इट इज वेरी सिमिलर टू माय सेल्फ पॉलिनेशन ओनली, राइट? एंड दैट इज कॉल्ड एज माय गeitonogamy. सो geitonogamy के अंदर याद रखना आपको यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन आपको नहीं मिल रहा, फ्लावर अलग है, फ्लावर तो अलग है आपके यहाँ पे, बट दे बिलोंग टू द सेम प्लांट, राइट? एंड दैट इज व्हाट यू फाइंड इन द geitonogamy के अंदर आपको ये चीज देखने की मिलेगी।
So pollination taking place between the two flowers of the same plant. Genetically self-pollination, but ecologically or functionally cross-pollination. So functionally हम कह सकते हैं कि pollen grain किसी दूसरे flower पे जाके बैठा as a cross-pollination, but genetically it is a type of my self-pollination only. ठीक है? So ये चीज आपको यहाँ पे again याद रखनी है, right? Example is going to be the maize plant. Maize के अंदर आपको गिटेरोगैमी बहुत commonly आपको देखने के लिए आपको मिल जाती है. It is very commonly seen in the maize plant, right? तो आप यहाँ पे देख सकते हो गिटेरोगैमी का पिक्चर यहाँ पे आप देख पा रहे हो. ऑटोगैमी इज वेरी सिंपल एंड क्रॉस पोलिनेशन आपके यहाँ पे होता है ना जब दो प्लांट के बीच में, दैट्स अ ज़ेनोगैमी. लिख देते हैं हम यहाँ पे, दैट्स व्हाट इज द ज़ेनोगैमी. बड़ा ही सिंपल है, ये सब आसान है, बट अगर कुछ समझना है तो पूछ लेना. सो यू कैन सी ओवर हियर द पिक्चर ऑफ अ मेज प्लांट. आई थिंक हिमाचल वाले बेल्ट में ये ग्रो किया जाता है, इवन इन उत्तराखंड में भी ग्रो करते होंगे. Okay, then you have a autogamy. Now these are the same thing that are getting repeated right now. You know what is autogamy. You can have a look at this later. कि आपके यहाँ पे सेम आपके यहाँ पे एंथर से निकल के pollen grain सेम स्टिग्मा पे आके बैठ रहा है, right? That is autogamy. गिटेरोगैमी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एंथर से यहाँ से निकला. सो ये है मेरा यहाँ पे फ्लावर ए, ये मेरे यहाँ पे फ्लावर ए, ये मेरे यहाँ पे फ्लावर बी. फ्लावर ए से निकल के मेरा वो आके गिरा मेरे यहाँ पे फ्लावर बी के ऊपर. सो दैट्स माय गिटेरोगैमी. So again, something which won't have any genetic variation. Cross pollination में आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे आपके यहाँ पे लाइक दो सेपरेट प्लांट, और हमारा पोलन ग्रेन यहाँ पे बनेगा, यहाँ से निकलेगा, ट्रेवल करके जाएगा और जाके गिरेगा ने यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर. That is my ज़ेनोगैमी. Again, बड़ा ही सिंपल चीज है ये, राइट? अब यहाँ से चीजें हमें थोड़ी समझनी है. So now what we have to understand the agents of my pollination. अब हम यहाँ पे ज़ेनोगैमी के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कि हमारे एजेंट्स कौन से होते हैं हमारे पॉलिनेशन करने के लिए. So let's try to see over here. So जब हम एजेंट्स की बात करते हैं तो you have a two component. You have a abiotic and you have a biotic. अब जब हम बात करते हैं abiotic component की तो इसमें दो चीजें आपकी आएंगी. You will have a wind and water. हाँ जी, so wind and water आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे for my agents of pollination को लेके, right? Biotic में पता है क्या आएगा? Biotic में will have all the living beings. एनिमल्स, बर्ड्स, बीज, इंसेक्ट, स्नेक, स्नेल, ये सब आते हैं जो आपका पॉलिनेशन में आपकी मदद कर सकते हैं. हाँ, जनरली हम जानते हैं कि जो आपका मेजर कंट्रीब्यूटर आपका यहाँ पे होता है दैट इज गोइंग टू बी द इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स में भी आपके जो बीज होते हैं दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर इन द बायोटिक कंपोनेंट, बट बाकी भी एनिमल्स आपके कंट्रीब्यूट करते हैं आपके पॉलिनेशन के लिए. ठीक है, तो चलिए अब इसको हम समझेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, बिकॉज यहाँ पे कुछ आपको ट्रेट्स आपको बताए जाएंगे जो आपको याद रखने हैं, बिकॉज दे बिकम अ पोटेंशियल क्वेश्चन. So let's start with the story of a wind pollination. अब अगर कोई प्लांट है और अगर वो प्लांट डिपेंड करता है विंड के ऊपर फॉर पॉलिनेशन के लिए, तो उसके कुछ वहां पे होते हैं ट्रेट्स. तो उसके वहां पे कुछ ट्रेट्स आपको मिलेंगे देखने के लिए. ये ट्रेट्स आपको याद रखने और नोट डाउन भी कर लो. सो यू विल हैव सम ट्रेट्स ऑफ अ फ्लावर जो विंड पे डिपेंड करता है फॉर द पॉलिनेशन. सो द ट्रेट आर गोइंग टू बी समथिंग लाइक द फ्लावर्स आर गोइंग टू बी स्मॉल. सो यू हैव स्मॉल फ्लावर्स. You will have small flowers and you will have dull coloration. The flowers will have dull color. क्या ही जरूरत कलर की? अगर आप विंड पे डिपेंड कर रहे हो पॉलिनेशन के लिए तो आप कलर लगा के क्या ही करोगे? कोई किसी को आपको अट्रैक्ट तो करना नहीं है. सो दे वोंट हैव एनी काइंड ऑफ कलरेशन ओवर देयर. मुझे बताओ इन फ्लावर्स के अंदर क्या आपको नेक्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा. नो नेक्टर, कोई नेक्टर आपको मिलेगा नहीं. क्या ही करोगे आप नेक्टर रख के? आपको किसी को नहीं बुलाना. सो यू डिपेंड ऑन द विंड फॉर पॉलिनेशन. सो यू विल हैव नो नेक्टर इन दिस काइंड ऑफ फ्लावर. सो फ्लावर के अंदर आपको नेक्टर फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलता. ठीक है, देन पोलन ग्रेन अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, इफ वी सी द पोलन ग्रेन ओवर हियर, सो पोलन ग्रेन विल बी प्रोड्यूस इन अ वेरी लार्ज नंबर. सो पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन abundance. सो पोलन ग्रेन आपके बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके यहाँ बनाए जाते हैं. अब पोलन ग्रेन आपके ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे इसलिए बनाए जाएंगे बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ देम विल नॉट रीच द डेस्टिनेशन. आप पोलन ग्रेन यहाँ पे इतने ज्यादा इसलिए बनाते हो बिकॉज कई सारे पोलन ग्रेन तो अपने डेस्टिनेशन तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे. सो दैट इज वाई काफी कम आप जानते हो कि पहुंचने वाले हैं अपने स्टिग्मा तक, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक. सो दैट इज वाई आपको बहुत सारे बनाने पड़ते हैं. समझो आप प्लांट हो, राइट? आपने बहुत सारे पोलन ग्रेन बना के रखे हुए. आपने क्यों बनाए? क्योंकि आप जानते हो कि कुछ ना कुछ तो गलत होगा और आधे तो पोलेंगे नहीं, आधे तो मेरे पहुंचेंगे नहीं आपके स्टिग्मा तक. योर विंड का डायरेक्शन आपका चेंज हो गया. आपके सारे प्लांट्स आपके हैं नॉर्थ साइड पे और विंड चल रही है आपकी नॉर्थ टू साउथ के साइड पे.
तो सारे pollen grain आपके जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर. So that is why such plant are always going to make a large number of pollen grain, so that some of them will ultimately reach to the stigma of the another flower. So pollen grain are produced in a large amount. So abundant pollen grain are produced in abundance. Then pollen grain की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, so pollen grain are going to be having the smooth wall. So you'll have a smooth wall and they are going to be light in weight. So smooth and light in weight. So एकदम smooth इनकी यहाँ पे wall होगी and they are going to be light in weight. और एक और बात आप यहाँ पे याद रख सकते हो, that is going to be, they will be having a winged shaped. They will have winged shaped. कई सारे जो pollen grain आपके यहाँ पे उनके winged shape होता है, that means they will have a certain kind of shape. उनका एक ऐसा सा आपको shape मिल जाएगा. और ये winged shape होने का यहाँ पे advantage ये होता है कि ये हवा के साथ काफी दूर तक आपके जा सकते हैं. So winged shape pollen grain आपको यहाँ पे काफी easily और clearly आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है. Then next point, आपका जो stigma यहाँ पे होगा, stigma जो आपको यहाँ पे मिलता है, the stigma is going to be feathery. स्टिग्मा आपका यहाँ पे फेदरी होता है. स्टिग्मा आपका यहाँ पे फेदरी होगा एंड विल हैव अ लॉन्ग स्टॉक. फेदरी एंड विल हैव अ लॉन्ग स्टॉक. इट विल हैव अ लॉन्ग स्टॉक एंड विल बी फेदरी. अब फेदरी होने का फायदा ये होता है कि अगर आप इसका स्टिग्मा को देखते हो तो ये स्टिग्मा काफी इजीली कैप्चर कर पाएगा आपके पोलन ग्रेन्स को हवा के अंदर. सो इसलिए स्टिग्मा आपका यहाँ पे होगा फेदरी, सो दैट इट कैन कैप्चर द पोलन ग्रेन वेरी इजीली. तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे आपके जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर आपको सिंगल ओव्यूल देखने के लिए मिलेगा. जनरली यू विल गेट टू सी अ सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट इन द फ्लावर. सो सिंगल ओव्यूल आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए. तो सिंगल ओव्यूल विल बी सीन इन द फ्लावर. सो फ्लावर के अंदर आपको यहाँ पे सिंगल ओव्यूल ही मिलेगा देखने के लिए. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट. एक बार फिर सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे देखो कि अगर कोई फ्लावर है जो विंड पे डिपेंड करता है मेरे पॉलिनेशन के लिए, इट विल हैव स्मॉल फ्लावर्स. फ्लावर्स विल बी डल इन कलरेशन. नेक्टर आपको वहां पे मिलेगा नहीं देखने के लिए, राइट. पोलन ग्रेन आपके बनाए जाते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट है. सो पोलन ग्रेन आर इन एबंडेंस, राइट. दे आर मेड इन अ वेरी ह्यूज अमाउंट, राइट. पोलन ग्रेन की वॉल जनरली आपकी होती है वहां पे स्मूथ, दे आर लाइट इन वेट एंड दे विल हैव अ विंग्ड शेप. उनका यहाँ पे शेप रहेगा आपका विंग्ड शेप आपको वहां पे मिलेंगे. स्टिग्मा आपका यहाँ पे फेदरी होगा एंड सिंगल ओव्यूल इज सीन इन द फ्लावर. फ्लावर के अंदर आपको एक सिंगल ओव्यूल आपको देखने के लिए आपको मिलेगा. ये होते हैं मेरे कुछ कैरेक्टर. दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ माई फ्लावर विच डिपेंड ऑन द विंड फॉर माई पॉलिनेशन. जिम्नोस्पर्म तो उनके पास फ्लावर होता नहीं, बट अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो उसके अंदर आपको ये सारे ट्रेट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. सो दीज आर द ट्रेट शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू. और ये ट्रेट्स आपके जहन में हमेशा रहने चाहिए. मैं रात को 1 बजे भी अगर आपको मैसेज करूँ ना कि क्या होते हैं ट्रेट्स इन फ्लावर्स के, देन यू शुड बी एबल टू आंसर देम, राइट. नॉट रियली बट या सुबह उठ के आपको आंसर देना आना चाहिए उसका कि हाँ सर ये ट्रेट्स उसके वहां पे होते हैं, ठीक है. ओके, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस एंड ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट. क्या ये सारे पॉइंट्स आप सबको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर दिस पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब देख लो यहाँ पे. सो यू कैन सी ओवर हियर योर वन ऑफ द फ्लावर एंड यू कैन सी द पोलन ग्रेन किस तरीके से यहाँ पे रिलीज कर रहा है, राइट. अ ह्यूज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन आर गेटिंग रिलीज्ड ओवर हियर. So transfer of pollen is going to be happening via wind. Example is going to be your corn. Adaptation आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे? Feathery and sticky stigma to trap pollens, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे. Then you have a lightweight pollen grains to be carried by the wind. Weight इनका यहाँ पे लाइक है और they have a winged shape ताकि उनका aerodynamic advantage उन्हें वहाँ पे मिल जाए. नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन आपके यहाँ पे होते हैं. एक्सपोज एंथर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो आपके एंथर यहाँ पे बिल्कुल एक्सपोज होते हैं एयर के अंदर ताकि आप पोलन ग्रेन को इजीली आप डिस्पर्स कर सको. Flowers are not bright or colorful and do not produce nectar. बिल्कुल सी बात है, कोई मतलब नहीं है नेक्टर प्रोड्यूस करने का यहाँ पे, okay. And flowers have a single ovule inside each ovary. Pollen are produced in a large number as most of them might not reach the stigma. इसलिए आपके पोलन ग्रेन आप यहाँ पे काफी ज्यादा अमाउंट में आप यहाँ पे अपना प्रोड्यूस करते हो. तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माय विंड पॉलिनेशन, राइट. तो आपके एनसीईआरटी की पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो. यू कैन सी ओवर हियर द वेल एक्सपोज स्टेमन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जहां से आपके पोलन ग्रेन अब आपके रिलीज किए जाएंगे. सो यू कैन सी ओवर हियर. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. अगर आप इतने पॉइंट्स अगर आप याद रख लेते हो जो मैंने आपको मेंशन किए थे, यू वोंट मिस अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. आपके क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिस नहीं होगा. चलिए अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ. और नेक्स्ट पार्ट मेरा यहाँ पे रहेगा पॉलिनेशन बाय माय वाटर. सो पानी से होने वाले पॉलिनेशन की हम यहाँ करेंगे यहाँ पे बात.
सो मैं यहाँ पे उसकी जिक्र करता हूँ, ठीक है। सो व्हेन वी डिस्कस पॉलिनेशन बाय वाटर, उसके लिए एक टर्म होता है आपको यहाँ पे, दैट इज माय हाइड्रोफिली। ये सब आप लोग जानते होंगे, there's something you're all familiar with. You have a term like your hydrophily. So hydrophily basically means what? Pollination will be happening with the help of my water. पानी के थ्रू मेरा यहाँ पे होगा पॉलिनेशन। अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि इसके अंदर आपके और दो टर्म्स आपके यहाँ पे आते हैं। हाइड्रोफिली मीन्स पॉलिनेशन हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ द वाटर, समथिंग यू नो दैट। इसमें आपको दो टर्म्स यहाँ पे याद रखने हैं। यू हैव वन टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज माय Epihaidrophily. हाँ जी, यू कॉल्ड एज एपी हाइड्रोफिली, and other term is going to be my hypohydrophily. बिल्कुल सही, you have a hypohydrophily. तो ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे रखने पहले तो याद। सो you have a hypohydrophily and you have a hypohydrophily. एपीहाइड्रोफिली का मतलब यहाँ पे होता है कि आपके पोलन ग्रेन ट्रेवल करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। पोलन ट्रेवल्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। सो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे पोलन ग्रेन, योर पोलन ग्रेन will travels on the surface of the water, on the surface of water। तो पानी के सरफेस के ऊपर ये आपके यहाँ पे करेंगे आपके ट्रैवल, सरफेस ऑफ द वाटर, राइट। ऑन द अदर हैंड आपके हाइपोहाइड्रोफिली के अंदर व्हाट विल बी हैपनिंग, दे विल ट्रैवल बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर। सो यहाँ पे आपके जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन ट्रैवल्स beneath the surface of water, beneath the surface of water। तो पानी के सरफेस के नीचे जैसे एक स्कूबा डाइवर ट्रैवल करता है ना, वैसे आपके पोलन ग्रेन यहाँ पे आपके ट्रैवल कर रहे होंगे। तो पहले तो ये डिफरेंस यहाँ पे याद रखना कि अगर आपके सामने टर्म आता है एपीहाइड्रोफिली, तो याद रखना द पोलन ग्रेन आर ट्रैवलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, राइट। और अगर कोई बात करता है आपके यहाँ पे हाइपोहाइड्रोफिली के बारे में, तो याद रखना पोलन ग्रेन आपका ट्रैवल करेगा पानी के सरफेस के नीचे, राइट। सो ये सरफेस के ऊपर ट्रैवल नहीं, सरफेस के ऊपर आपकी बोट ट्रैवल करती है, राइट। सरफेस के नीचे आपकी मछलियां ट्रैवल करती है। सो जैसे मछलियां पानी के अंदर ट्रैवल कर रही होती है, वैसे ही आपका हाइपोहाइड्रोफिली के अंदर पोलन ग्रेन आपका वहां पे ट्रैवल कर रहा होगा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। पहले तो आपको ये डिफरेंस आपको यहाँ पे याद रखना है। देन विल सी द एग्जांपल इन देम। हम इसके एग्जांपल यहाँ देखते हैं और इनके अंदर की कहानी हम यहाँ पे समझते हैं। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। पहले भैया बताओ, ये वाली चीज आपको सबको यहाँ पे समझ आ रही है? एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली यहाँ पे क्लियर है आप सबको? राइट, ऑलराइट, ठीक है ठीक है। चलो फिर इसको आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। नाउ लेट मी, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट दिस वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। अब वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली जो आपके यहाँ पे है, इवन आपका जो लोटस आपका होता है, नाउ दिस प्लांट इवन इनके सामने वाटर यहाँ पे लिखा हुआ है, बट दे डोंट डिपेंड ऑन वाटर फॉर द पॉलिनेशन। ये बेसिकली इनके अंदर क्या होगा कि आपका जो फ्लावर होगा, इट विल इमर्ज ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ये आपके वाटर के सरफेस पे आके खुलेगा और वाटर पे सरफेस पे आके खुलने के बाद इसका पॉलिनेशन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ माय इंसेक्ट एंड विंड। तो इंसेक्ट और विंड की मदद से वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली के अंदर आपका पॉलिनेशन किया जाता है। याद रखना, इवन दो दे आर ग्रोइंग इन वाटर, इनके पोलन ग्रेन पानी में गिरते ही नहीं है। इनके पोलन ग्रेन सीधे उठाएगा आकर आपका इंसेक्ट या विंड एंड विल कैरी इट टू द अनदर फ्लावर। तो ये बात याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन में आता है या स्टेटमेंट में आता है कि लाइक वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली आर गोइंग टू रिलीज द पोलन ग्रेन इन द वाटर। दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऐसा नहीं होता। दे ओपन द फ्लावर ऑन द सरफेस एंड देन वहां से फिर आपका विंड या इंसेक्ट आपको वहां पे लेके जाएगा। वाटर हाइसिंथ आपने शायद देखा होगा और वाटर लिली भी शायद आपने देखा होगा, बट वाटर हाइसिंथ इज वेरी कॉमन, राइट। ये आपका कहीं भी पानी रुका हुआ हो ना, ये पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं। यहाँ पे पर्पल कलर दिख नहीं रहा, बट दे आर एक्चुअली पर्पल कलर के फ्लावर एंड इसे हम इवन कहते हैं एज अ टेरर ऑफ बंगाल। ये बहुत ज्यादा ग्रो करता है और जब ये ग्रो करता है, वाटर लिली देखा है। अच्छा, वाटर लिली देखा है आपने, सही है। वाटर हाइसिंथ हमारे तो बहुत कॉमनली मिल जाते हैं यहाँ पे, राइट। एंड इट इज अ वेरी, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है ना वाटर में। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब एक तो करेगा, वो तो है ही। उसके अलावा ये दूसरे प्लांट को ग्रो नहीं करने देगा। तो एक बार वाटर हाइसिंथ वहां पे आया तो बाकी एक्वेटिक प्लांट्स वहां से भी निकल जाते हैं। निकल जाता है मतलब डेथ हो जाती है। ऐसा नहीं कि सामान लेके जा रहे हैं वहां से, दे डाई ओवर देयर, राइट। सो इट ग्रोज रैपिडली एंड पूरा इकोसिस्टम भी बिगाड़ता है। और ऊपर से एक और बात यह है कि ये इंडिया का है भी नहीं, ये इन्वेजिव स्पीशीज है। ये बाहर से आ गई थी यहाँ पे एंड नाउ इट इज ग्रोइंग ओवर देयर रैपिडली। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। सो दो प्लांट याद रखना, एक तो वाटर हाइसिंथ और एक और प्लांट है लैंड प्लांट होता है, उसको हम कहते हैं लैंटेना कैमेरा।
लैंटेना कैमरा, ये एक लैंड प्लांट होता है जो होता है इन्वेजिव, ये भी इंडिया में ग्रो करता है, इन्वेजिव। आप में से कोई कर्नाटका से है ना यहाँ पे? आई थिंक आदित्य इज फ्रॉम कर्नाटका एंड आल्सो दिस नम्रता। सो इन कर्नाटका यू हैव वन टाइगर रिजर्व जिसे हम कहते हैं बीआरटी टाइगर रिजर्व, बिल्ली समथिंग नेम ऑफ द टेम्पल इट इज देयर, एंड इट इज अ टाइगर रिजर्व, बीआरटी टाइगर रिजर्व करके वहां पे एक जगह है। तो वहां पे वो बहुत ग्रो करता है लैंटेना कैमरा, मतलब हर जगह देखो लैंटेना कैमरा ग्रो कर रहा होता है, एंड इट्स इनवेजिव स्पीशीज। अब आपको लग रहा है ना कि सर जीके शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, ये जीके नहीं है, ये लैंटेना कैमरा तुम्हारे साथ वापस ये टर्म आएगा जब तुम 12 पढ़ोगे, तो याद रखना ये चीज, राइट? और यू विल बी लाइक कि सर क्या बता रहे हैं, बट याद रखना लैंटेना कैमरा इज अ इनवेजिव स्पीशीज, लैंड प्लांट, राइट, एंड इट ग्रोज रैपिडली। हाँ जी, किसी का कुछ सवाल था क्या? किसने हैंड रेज किया था? ठीक है। सो या दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। स्टोरी याद रखना अबाउट द वाटर हैसिंग, वाटर लिली की कहानी याद रखना, ठीक है? और कभी ऐसे वाटर प्लांट्स दिखे ना तो भेजा करो, पिक्चर भेजा करो, राइट? हम एक वो बना सकते हैं इसका पूरा कोलैज वाटर प्लांट्स का। ओके, सो नाउ दैट इज समथिंग यू हैव सीन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग ओवर हियर। ये तो चलो हमने यहाँ पे देख लिया, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इनके ट्रेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द जनरल ट्रेट्स ऑफ माय हाइड्रोफिलस प्लांट। सो अगर हम बात करते हैं हमारे पे हाइड्रोफिली की, इफ वी डिस्कस द हाइड्रोफिली इन अ ट्रू सेंस, राइट, अगर मैं हाइड्रोफिली की यहाँ पे बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या क्या ट्रेट्स मुझे यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, राइट? सो अगेन यहाँ पे जो आपके प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो आपके आते हैं, दे हैव अ स्मॉल फ्लावर, यू विल हैव अ स्मॉल फ्लावर। अब आप मुझे बता दो क्या इसके अंदर कलर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होता। ट्रू एक्वेटिक प्लांट्स डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कलरेशन। क्या इसमें नेक्टर फॉर्मेशन होगा? नो सर। सर ना ही नेक्टर होगा, ना ही कोई फ्रेग्रेंस होगा। सो दे आर माय ट्रू एक्वेटिक प्लांट्स। सो अब इस वाटर लिली में होगा? वाटर लिली में तो आपको मिलेगा, वाटर लिली में तो आपको कलर भी मिलेगा, एंड यू विल आल्सो हैव सर्टेन नंबर ऑफ नेक्टर फॉर्मेशन विल बी आल्सो सीन, राइट? बिकॉज इट्स एक्चुअली डिपेंडेंट, इट नीड्स टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, ना, दैट्स व्हाई, ठीक है? सो जो भी आपके इमर्जेंट होते हैं ना हाइड्रोफिलस प्लांट, इमर्जेंट प्लांट्स जो पानी के सरफेस के बाहर आके ग्लो आपके फ्लावर कर रहे हैं, दे जनरली हैव दोस ट्रेट्स। बट जो ट्रू सेंस में पानी में पोलन ग्रेन रिलीज कर रहा होता है उसके अंदर आपको सारे ट्रेट्स आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है? सो यू विल हैव अ स्मॉल फ्लावर्स, यू विल हैव, आई जस्ट मेंशन इन ओवर हियर, यू विल हैव नो नेक्टर और यू विल हैव अ और कलर, नीदर नेक्टर होगा यहाँ पे ना ही आपके यहाँ पे कलर होगा। मेन ट्रेट आपको याद रखना है दैट पोलन ग्रेन जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर लाइक थ्रेड लाइक। सो पोलन ग्रेन जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर गोइंग टू बी थ्रेड लाइक, तो मतलब कुछ इस तरीके से आपको पोलन ग्रेन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो पोलन ग्रेन आर गोइंग टू बी थ्रेड लाइक, सो दे आर गोइंग टू बी थ्रेड लाइक। हाँ, अगर इसके अगर आप मुझे बोलो कि हाँ सर हमने इसके पोलन ग्रेन नहीं देखे, तो मैं समझ सकता हूँ इसके पोलन ग्रेन आपने नहीं देखे होंगे। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू नो दैट दे विल हैव अ म्यूसिलेजिनियस कवरिंग। इनके आसपास आपको यहाँ पे म्यूसिलेजिनियस कवरिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो म्यूसिलेजिनियस कवरिंग आपको मिलती है इनके आसपास सराउंडिंग द पोलन ग्रेन। अभी जो म्यूसिलेजिनियस कवरिंग आपको मिलती है इनके आसपास, इसका फायदा यहाँ पे क्या होगा, दैट बिकॉज ऑफ दैट दे कैन नॉट बिकम वेट। सो ये हमेशा आपके लाइक दे आर गोइंग टू बिकम अनवेटेबल। सो ये आपके अनवेटेबल हो जाते हैं, ये गीले नहीं हो सकते हैं। तो आपके सामने ये सवाल पूछा जाएगा कि आपकी जो कवरिंग यहाँ पे होती है उस कवरिंग का नाम क्या होता है? दैट्स अ म्यूसिलेजिनियस कवरिंग, और उसके वजह से आपके पोलन ग्रेन आपके यहाँ पे वेट नहीं हो पाते हैं। सो ये बात आपको यहाँ इसके अंदर आपको याद रखनी है, राइट? So this is also one of the main trait you will have to remember in this, right? याद रखना कि हाइड्रोफिलस जो आपके प्लांट्स है रियल सेंस में वो आपके काफी कम है। यू ओनली हैव 30 जेनेरा जो आपका पानी पे रियल सेंस में डिपेंड करते हैं फॉर देयर पॉलिनेशन। सो यू ओनली हैव 30 जेनेरा इन द कंप्लीट एंजियोस्पर्म, जो काफी कम नंबर है, ठीक है, जो पानी पे डिपेंड करेगा आपके एंजियो फॉर माय पॉलिनेशन के लिए। सो दिस इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू नो। तो इसके अंदर आपको मेनली यही ट्रेट्स याद रखने, दैट यू हैव अ थ्रेड लाइक पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन आपका यहाँ पे रहता है विद द म्यूसिलेजिनियस कवरिंग, राइट? उसके साथ यू विल फाइंड, हमें देखेंगे कुछ एग्जांपल के अंदर कि आपके जो फीमेल फ्लावर होता है उसमें you'll have a long stalk. We'll see the example is my Belicineria, वो हम बाद में देखते हैं, बट कुछ फीमेल फ्लावर के अंदर आपका स्टॉक काफी लंबा होता है, राइट? सो विल सी दैट लेटर, इसको हम आगे देखते हैं। ओके, ये यहाँ पे आपका जस्ट वेट अ मिनट, ये ओवरलैप करेगा।
ठीक है. So hydrophilic flowers are two type. Epihydrophily, you know, they will move on the surface of the water. Epihydrophily. Vallisneria एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपका बन जाता है. The female flower reaches to the surface of the water by a long stalk. So Vallisneria एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपका यहाँ पे Epihydrophily का. मैं Vallisneria की कहानी आपको फटाफट यहाँ पे बता देता हूँ. Let me tell you the story of Vallisneria over here. Just let me. देखो वेलिसिनेरिया में आपके यहाँ पे क्या रहेगा ना. नाउ अज्यूम दैट यू हैव अ सरफेस ऑफ द वाटर. ये आपका पानी का सरफेस है. ये आपका है यहाँ पे आपका पानी का सरफेस. ठीक है. अब पानी के सरफेस के ऊपर क्या रहेगा दैट अपरेंटली आपको कुछ नहीं मिलेगा. आपका जो फीमेल प्लांट है वो आपका नीचे बैठा हुआ है. सो यू हैव अ फीमेल प्लांट जो आपके यहाँ पे बैठा होगा नीचे. राइट. दिस इज माय फीमेल प्लांट. अब जो मेरा यहाँ पे फीमेल प्लांट मेरे यहाँ पे नीचे बैठा हुआ है, इसके अंदर जो फीमेल फ्लावर होगा उसकी क्या काफी लंबी स्टॉक होगा. उसका काफी लंबा स्टॉक होगा. सो यू हैव अ फीमेल प्लांट और फीमेल प्लांट का जो यहाँ पे स्टॉक होगा काफी लंबा होगा और ये फीमेल प्लांट आएगा सरफेस के ऊपर. फीमेल फ्लावर जो आपका यहाँ पे आएगा इट विल कम ऑन टू द सरफेस. तो इसका एक लंबा सा स्टॉक है आपका यहाँ पे और ऊपर आने के बाद मेरा फीमेल फ्लावर मेरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा. सो माय फीमेल फ्लावर इज गोइंग टू ओपन ऑन टू द सरफेस ऑफ द वाटर. तो ये मेरा यहाँ पे फीमेल प्लांट और ये मेरा सरफेस पे आके मेरा यहाँ पे ओपन हो रहा है. अब सेकंड चीज मेरे यहाँ पे क्या होगी. आई हैव अ मेल प्लांट. बाजू में कहीं पे मेरा यहाँ पे होगा प्रेजेंट मेरा यहाँ पे मेल प्लांट. सो नियर बाय आई विल बी हैविंग द मेल प्लांट. यू विल हैव द मेल प्लांट ओवर हियर. और ये जो मेल प्लांट आपको यहाँ पे रहेगा, द मेल प्लांट व्हिच आई विल बी एबल टू सी ओवर हियर. जस्ट वेट अ मिनट. द मेल प्लांट मेरा यहाँ पे है. इसके पास होंगे मेल फ्लावर, इसके पास होंगे यहाँ पे मेल फ्लावर. सो इट इज बेसिकली डायशियस प्लांट. मेल प्लांट फीमेल प्लांट मेरे यहाँ पे अलग है. अब मेल फ्लावर्स जो आपके यहाँ पे होंगे ना, मेल फ्लावर्स आपके डिटैच होते हैं मेन प्लांट से एंड दे विल कम ऑन द सरफेस. तो समझो मेरे यहाँ पे मेल फ्लावर्स मेरे यहाँ पे लगे हुए हैं. एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है. तो ये मेरा डिटैच होगा मेल प्लांट से एंड देन डिटैच होने के बाद ये मेरा आएगा सरफेस के ऊपर. सो नाउ माय मेल फ्लावर विल रीच ऑन टू द सरफेस. तो मेरा मेल फ्लावर यहाँ पे मेरा सरफेस पे पहुंच चुका है. अब मेल फ्लावर के पास होगा मेरा यहाँ पे एंथर. That means it will have the stamen over here. Stamen will have the anther. अब क्या होगा. So this is my male flower. This is my male flower. Female flower आपका पानी में खड़ा हुआ है वहां पे, right? अब मेरा जो मेल फ्लावर है it will travel towards the female flower along with the water current. वाटर करंट के साथ साथ मेरा मेल फ्लावर जो यहाँ पे होगा ये ट्रेवल करके जाएगा मेरे फीमेल फ्लावर तक. याद रखना वाटर करंट से जा रहा है, वो खुद स्विम करके नहीं जा रहा होता. वाटर करंट के साथ वो ट्रेवल करके पहुंचेगा मेरा यहाँ पे फीमेल फ्लावर तक. तो समझो मेरा यहाँ पे फीमेल फ्लावर तक मेरा यहाँ पे फ्लावर मेल प्लांट मेरे यहाँ पे पहुंच चुका है. अब जैसे मेरा मेल फ्लावर यहाँ तक पहुंच गया है मेरे फीमेल फ्लावर के पास, अब यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा यहाँ पे एंथर लगा हुआ है वो मेरा होगा यहाँ पे रप्चर. सो नाउ माय एंथर ओवर हियर विल नाउ रप्चर. अब मेरा एंथर यहाँ पे ब्रेक होगा. अब जैसे ही मेरा यहाँ पे एंथर ब्रेक होता है, एज सून एज माय एंथर इज गोइंग टू ब्रेक, व्हाट विल हैपन, यहाँ से पोलन ग्रेन मेरे यहाँ पे निकलेंगे. जैसे मेरे पोलन ग्रेन यहाँ पे निकले, यहाँ पे मेरा स्टिग्मा तो रेडी बैठा है. मेरे यहाँ पे पिस्टिल का स्टिग्मा मेरे यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे रेडी है. सो नाउ दिस पोलन ग्रेन विल कम एंड सिट ऑन टू द स्टिग्मा. ये मेरा आके स्टिग्मा पे बैठेंगे. जैसे मेरे स्टिग्मा पे बैठेंगे, अब आप लोग जानते हो यहाँ पे क्या होगा. नाउ द पोलन ट्यूब फॉर्मेशन विल हैपन. अब जैसे ही मेरा पोलन ग्रेन आके बैठा मेरे स्टिग्मा के ऊपर, अब यहाँ पे एक चीज होगी. क्या होगा, मेरा जो फ्लावर यहाँ पे है इट विल बी पुल्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. मेरा फ्लावर यहाँ पे बंद हो जाएगा. मेरा तुरंत जैसे फ्लावर ने पोलन ग्रेन ले लिया, एज सून एज माय फ्लावर हैज टेकन द पोलन ग्रेन, अब वो क्या करेगा, वो हो जाएगा बंद और बंद करके इट विल बी पुल्ड डाउन इनटू द सरफेस ऑफ द वाटर. दिस फ्लावर विल नाउ विल बी पुल्ड डाउन. इसको जैसे इसने अपना काम वहां पे कर लिया, जैसे उसने वहां पे अपने पोलन ग्रेन ले लिया, इट विल बी पुल्ड इनवर्ड्स. ये आपका पुल कर जाएगा और ये आपका वापस से पानी के अंदर आपका यहाँ पे आ जाएगा. आपने अपना काम कर लिया, राइट. नाउ एक बार आप पानी के अंदर आ गए, फिर आप कर लो अपना फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुली. वहां पे यू मेक द सीड फॉर्मेशन. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय वेलिसिनेरिया. सो वेलिसिनेरिया की कहानी याद रखना कि आपका फीमेल फ्लावर विल हैव अ लॉन्ग स्टॉक जो आपका सरफेस पे ओपन होगा. मेल प्लांट विल हैव द फ्लावर्स और फ्लावर्स डिटैच होकर आपके सरफेस के ऊपर आ जाते हैं. डिटैच होकर सरफेस पे आने के बाद दे विल ट्रेवल अलोंग विद द वाटर करंट और फिर आपके पोलन ग्रेन वहां पे रिलीज तब किए जाएंगे जब वो जाके टकराएगा मेरे फीमेल फ्लावर के साथ. Then the pollen grain are being released and after that once the pollen grain are taken up by the stigma, मेरा फ्लावर को आप पुल कर लोगे underneath the water surface. So this becomes a story of my Vallisneria. ये आपको यहाँ पे याद रखना है. And this also becomes an example of my epihydrophily.
ये मेरा यहाँ पे कोई एग्जाम्पल मेरा बन जाएगा यहाँ पे एपी हाइड्रोफिलिक का। तो क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. आई होप इसको लेके किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय एपी हाइड्रोफिलिक के अंदर, आपको ये चीज आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो एपी हाइड्रोफिलिक में हमने वही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे लिखी हुई थी that in Vallisneria the female flower reach the surface of the water by long stalk and the male flower are released onto the surface. ये मेल फ्लावर आपके सरफेस पे आपके यहाँ पे रिलीज कर दी जाएंगे। Male flowers are carried passively by the water current. Some of them eventually reach the female flower and the stigma. Right? तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिलेगी। And now you have a picture of your Zoostera. ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि आपके एग्जाम्पल आपके यहाँ पे you have Vallisneria, हाइड्रिला, Zoostera are the three example जो आपको याद रखना है हमेशा यहाँ पे। Zoostera is an example of my hypohydrophily. ये मेरा हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल बनेगा। Zoostera के पोलन ग्रेन पानी के सरफेस के नीचे ट्रेवल करेंगे, याद रखना। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, पॉलिनेशन बाय वाटर इज नॉट कॉमन। सिर्फ आपको 30 जेनेरा में आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, अडेप्टेशन आपके यहाँ पे क्या है, पोलन ग्रेन हैव अ म्यूसिलेजिनियस कवरिंग ओवर हियर टू अवॉइड गेटिंग वेट एंड फ्लावर्स आर नॉट ब्राइटली कलर्ड, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ये तो हम जानते हैं कि ना ही कलर होगा यहाँ पे, ना ही आपको यहाँ पे नेक्टर मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे आप देख लो वेलिस्नेरिया वाली कहानी हम देख चुके हैं यहाँ पे। यू ऑल्सो हैव अ लुक एट द Zoostera. हाइपोहाइड्रोफिली इज माय Zoostera. अब Zoostera के बारे में दो चीज याद रखना। पहली चीज, इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ सी ग्रास, वी ऑल्सो कॉल इट एज अ सी ग्रास। एक ये बात याद रखना। सेकेंड बात याद रखना कि इसके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो आपके होते हैं रिबन शेप्ड। इसके पोलन ग्रेन थोड़े से अनोखे होंगे। दिस पोलन ग्रेन आर गोइंग टू बी रिबन शेप्ड। सर नीडल लाइक भी होते हैं ना? नहीं, नीडल लाइक नहीं, रिबन शेप्ड, याद रखना। सो रिबन शेप्ड आर द पोलन ग्रेन्स ऑफ माय Zoostera। ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो आप, कभी भी स्टेटमेंट आए तो यू हैव टू लुक फॉर द रिबन शेप्ड। ओके, तो ये दो चीज आप यहाँ पे याद रखना, एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ माय हाइपोहाइड्रोफिली। बाकी सब सेम रहेगा। इट विल आल्सो हैव अ म्यूसिलियस कवरिंग, आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो और इसमें कोई आपको अलग चीज यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलती। ओके, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो इन द मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड बाय फ्रॉम गेटिंग वेट बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा था। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल। ये आपने देखा यहाँ पे कि वो आपके यहाँ पे कलरफुल आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं, एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस द नेक्टर। तो यहाँ पे हमने देखा हमारा story of your abiotic agents and their ways of conducting the pollination by wind as well as with the help of my water. तो इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन से मेरे 3 एग्जाम्पल ऑफ माय एक्वेटिक प्लांट जिनके अंदर पॉलिनेशन हो रहा है पानी के थ्रू, तो क्या हो गया आपका आंसर यहाँ पे? बस ये 3 ही एग्जाम्पल याद रखना है। क्या मेरा लोटस यहाँ पे एग्जाम्पल बन सकता है? No. Yes, no sir. No sir. नो सर। No sir. बस कभी एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे नहीं बन सकता। ठीक है, नाउ विल डिस्कस समथिंग लाइक माय एंटिमोफिली। एंटिमोफिली में बेसिकली आप यहाँ पे डिस्कस करोगे कि आपके यहाँ पे पॉलिनेशन होगा विद द हेल्प ऑफ माय इंसेक्ट। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड एज माय एंटिमोफिली, जहाँ पे आपके हनी भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं ऑन दिस स्लाइड। सो लेट्स सी। अब इसको करने में आप मेरी मदद करोगे। नाउ यू हैव टू टेल मी ओवर हियर फ्यू थिंग्स बाय रेजिंग योर हैंड। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर आपके सामने आता है एंटोमोफिली वाला प्लांट और एंटोमोफिलस प्लांट अगर आपके सामने आता है यहाँ पे, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे ट्रेड्स क्या मिलेंगे? आपने अभी से हैंड रेज कर दी यहाँ पे। बताइए पूर्वा, व्हाट आर द ट्रेड्स? एक ट्रेड मुझे आप बताओ कि जो एंटोमोफिलस प्लांट में मुझे यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिलेगा। So flowers would be large. ठीक है, एक ही ट्रेड है, एक ही ट्रेड। यू विल हैव अ लार्ज फ्लावर्स। ठीक है, यू विल हैव अ लार्ज फ्लावर्स। ठीक है, देन हर्षिता आप बताओ, एक ट्रेड बताओ मुझे यहाँ पे। Flowers produce abundant nectar. ठीक है, नेक्टर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। दो चीज मेरे यहाँ पे हो गई, राइट। सम मोर। शिव कुमार आप बताओ एक ट्रेड, बोलिए। सर इनमें स्मेल भी होगा इस फ्लावर में। फ्रेगनेंस। ठीक है, फ्रेगनेंस यस सर। इन द फ्लावर। ठीक है, और भी लोगों ने हैंडल्स किया, सबको हम चांस देते हैं यहाँ पे। काजल बताइए अदर ट्रेड। कलरफुल होंगे। ऑलराइट, फ्लावर आर गोइंग टू बी कलरफुल। ठीक है, कलरफुल फ्लावर मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ से देखते हैं और कौन कौन क्या क्या यहाँ पे ऐड करेगा। बताइए तमनप्रीत, एक ही बताना है तमनप्रीत। पोलन्स ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है।
आपके रो तो नहीं है फिर, ठीक है। पोलन्स आर इन लाइक अ मॉडरेट अमाउंट, ठीक है, पोलन्स आर देयर इन द मॉडरेट अमाउंट, ओके। एनीवन एल्स? हर्षिता बताइए और क्या हो सकता है? सर पोलन्स प्रोड्यूस से पोलन किट ऐसे कुछ तो था, याद नहीं आ रहा है। थोड़ा Pollen जितना याद kit, आया वो उसकी याद आया। यस, यू विल हैव अ पोलन ग्रेन विल हैव पोलन किट। सो पोलन किट आपको मिलती है पोलन ग्रेन के ऊपर। जॉश बताओगे क्या होता है मेरा पोलन किट यहाँ पे? बता दो जॉश, व्हाट इज माय पोलन किट? सर एक येलोइश स्टिकी सब्सटेंस होता है। राइट, येलोइश स्टिकी सब्सटेंस मुझे मिलेगा पोलन ग्रेन के ऊपर। इसका फायदा क्या होता है जॉश? ऑलराइट, अक्षरा आप बताओगे इसका फायदा क्या होता है पोलन किट का? सर इट सर हेल्प्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ना अट्रैक्ट तो नहीं करेगा, इंसेक्ट इसमें मतलब चिपक सकता है, स्टिकी होता है, नहीं है चिपक जाता है इस पे। इंसेक्ट बेचारा फ्लावर वहां पे आया था, वही चिपक। राइट, सो बेसिकली ट्रू ट्रू, पोलन ग्रेन चिपक सकता है इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर इजीली, ठीक है। राइट, सो पोलन ग्रेन कैन अटैच टू द इंसेक्ट बॉडी वेरी इजीली, सो दैट इज द एडवांटेज। सो सब लोग को आई होप याद आ रहा है, ये हमने किया था। ऐसे मत देखो कि क्या बता रहे सर यहाँ पे, पोलन किट हमने किया था, किसी को याद आ रहा है? हमने ये टर्म सीखा था सबने, ठीक है। दिस गोज टू ऑल ऑफ यू, सारे लड़के सारी लड़कियां, वी हैव डन दिस पोलन किट। सो पोलन किट इज अ स्टिकी येलो सिक्रीशन, ऑयली कलर का जो आपका होता है, ये आपको पोलन ग्रेन के ऊपर मिलता है। इसका फायदा ये होता है कि इसके वजह से पोलन ग्रेन काफी इजीली चिपक जाते हैं आपके ऑन द सरफेस ऑफ द इंसेक्ट। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड इन दिस, राइट। उसके बाद अब मैं कुछ चीजें यहाँ पे बताऊंगा आपको। यहाँ पे वन थिंग इज गोइंग टू बी these flower will have a landing site। ये जो flowers आपके होते हैं यहाँ पे, they will have the landing sites for insect। so insect के लिए landing sites आपको मिलती है इन flowers के ऊपर, मतलब एक जगह होती है जहाँ पे insect आके बैठ सकता है, ओके। then ये flower even बनाते कई सारे edible pollen grains, so they will have a edible pollen grain। कई बार क्या होता है ना बेटा कि आपका इंसेक्ट पोलन ग्रेन खाने के लिए आता है, एडिबल पोलन ग्रेन। सो अब उसमें आप बोलोगे कि सर इसमें तो नुकसान होता होगा। नहीं, नुकसान नहीं होता। वो 4-5 पोलन ग्रेन खाएगा, 5-6 अपने ऊपर चिपका के लेके जाएगा दूसरे फ्लावर के पास, राइट। सो एडिबल पोलन ग्रेन आपको मिलते हैं, तो कई बार इंसेक्ट पोलन ग्रेन खाने के लिए आते हैं, सो दे मेक सम एडिबल पोलन ग्रेन सो दैट वो उसे खा ले, वो 2-4 लेके भी है अपने साथ, राइट। सो दैट इज समथिंग दे डू। तो ये भी आपको यहाँ पे देखने के लिए क्लियर कट आपको यहाँ पे मिल जाता है, राइट। देन you will find the pollen grain will have like again variety of pollen grain आपको यहाँ पे काफी ज्यादा आपको यहाँ पे मिल जाती है। so pollen grain is going to be made in like different variety, like उनके surface के ऊपर you can have a spiny pollen grain ताकि वो attach हो सके। so pollen grain surface will be like spiny। so pollen grain surface जो आपकी यहाँ पे होती है that is going to be spiny, not always but majority of time it will be spiny ताकि वो surface पे easily आपके attach हो जाए आपके insect के ऊपर, ओके। और एक और बात याद रखना कि कई सारे फ्लावर आर यूज्ड एज अ साइट जहां पे इंसेक्ट अपने एग डिपॉजिट कर सकते हैं। सो कई सारे जो आपके फ्लावर होते हैं वहां पे आप अपने एग को डिपॉजिट कर सकते हो। सो इट इज अ साइट वेयर द एग आर बीन लेयर्ड। इट इज ऑल्सो अ साइट वेयर एग्स आर लेड। एग्स आर लेड बाय द insect। eggs are laid, this is something done by the insect, by insect। तो कई बार ये भी करता है फ्लावर कि उसे अलाउ करते हैं कि वो अपने वहां पे एग ले कर दें। तो इसमें दोनों को फायदा होता है कि वहां पे उसके बेबीज उसके लार्वा हैच आउट होते हैं, उसे एग ले करने की जगह मिल जाती है, और क्योंकि ये इंसेक्ट बार बार अलग अलग फ्लावर पे जाएगा एग ले करने के लिए, तो उससे उसका पॉलिनेशन भी वहां पे आपका हो जाता है। तो याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेट्स पहले आप यहाँ पे याद रखना, दैट विल हैव अ लार्ज फ्लावर, कॉन्स्पिशियस फ्लावर, फ्लावर काफी इजीली आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, नेक्टर आपको मिलेगा यहाँ पे, प्रेगनेंस मिल जाएगा, कलरफुल फ्लावर आपको यहाँ पे मिलते हैं, द पोलन ग्रेन विल हैव द पोलन किट फॉर्मेशन, लैंडिंग साइट विल बी देयर फॉर द इंसेक्ट। आपके पोलन ग्रेन जो होते हैं वहां पे यहाँ पे एडिबल पोलन ग्रेन आपके बनाए जाएंगे ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सके उन्हें खाने के लिए। पोलन ग्रेन का सरफेस आपको यहाँ पे स्पाइन मिल सकता है, और यू विल हैव सम काइंड ऑफ लाइक कर्वेचर ऑन द सरफेस ताकि वो अटैच हो जाए मेरे बॉडी के ऊपर। एंड दिस साइट इज ऑल्सो बीन यूज, फ्लावर वाली जो साइट होती है वो हम कई बार यूज करते बाय मेनी इंसेक्ट टू ले द एग्स, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है आपको एंटेमोफिलस कंडीशन के अंदर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो इतने ट्रेट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, these are the traits you have to know, राइट। अब जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया कि कुछ इंसेक्ट यूज करते हैं फ्लावर को एज अ साइट जहां पर लोग जाके एग ले करेंगे, तो इसमें एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपके एक मॉथ का और यूका प्लांट का। सो एक प्लांट होता है आपका जिसका नाम होता है आपका यहाँ पे यूका प्लांट, यूका प्लांट,
और यहाँ पे आता है एक आपका मॉथ। क्या आप सबने कोई मॉथ देखा है कभी, इंसेक्ट देखा है, नहीं देखा? नो नहीं देखा। सर। देखो मॉथ कैसा होता है ना, आपने देखा होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे बटरफ्लाई होता है, बटरफ्लाई जो आपको दिन में दिखता है, वैसे मॉथ होता है जो रात में आपको दिखता है। सो रात को अगर आपको कभी सर देखा है। हाँ लाइट के आसपास अगर आपको यस सर, देखा है। हाँ ये सब देखा है। बटरफ्लाई जैसा इंसेक्ट मिले ना, जो नॉर्मली डार्क कलर का होगा, ग्रे कलर का होगा, ब्राउन कलर का होगा, दैट इज अ मॉथ, दैट इज अ मॉथ ओवर देयर। ठीक है, तो मॉथ रात को ही एक्टिव होता है। सो मॉथ एंड यूका प्लांट की स्टोरी यहाँ पे क्या है, देखो मॉथ जो होता है ना, वो यूका प्लांट में जाके एग ले करता है। एग ले करता है तो उसे फायदा क्या मिलता है कि वहां पे उसके एग ले कर दिए उसने, उसमें से लार्वा निकलेंगे और लार्वा वहां पे ग्रो करेंगे, और लार्वा थोड़ा बहुत वहां पे जो सीड फॉर्मेशन होता है उसको खा भी सकते लार्वा, राइट। प्लांट को क्या फायदा हो रहा है, प्लांट को मिल रहा है एक ऐसा इंसेक्ट जो पॉलिनेट करेगा उसके पोलन ग्रेन को। अब ये दोनों एक दूसरे पे है यहाँ पे डिपेंडेंट, यूका प्लांट और मॉथ दोनों एक दूसरे पे यहाँ पे डिपेंडेंट है। अगर इनमें से किसी एक को कुछ हुआ तो वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं वहां पे जाके पेस्टिसाइड स्प्रे करूं, अगर मैं वहां से मॉथ की पॉपुलेशन को खत्म कर दूं, तो पता है क्या होगा, मेरा यूका प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उस पे ही डिपेंड करता है पॉलिनेशन के लिए। यूका प्लांट कंप्लीट डिपेंड्स ऑन द मॉथ फॉर पॉलिनेशन। अगर वहां से मॉथ गए तो यूका प्लांट भी जाएगा। अगर मैं वहां पे जाके यूका प्लांट को खत्म कर देता हूं तो मॉथ की पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी, बिकॉज उसको वही प्लांट और वही फ्लावर चाहिए टू ले द एग्स। अगर उसे वो लोकेशन नहीं मिल रही, then it won't survive. So that is something which we mentioned in the second example. ये वाला example पे आप यहाँ पे देखो, a relationship exists between the species of a moth and a plant yucca, where both species moth and the plant cannot complete their life cycle without each other. ये लोग अपना life cycle एक दूसरे के बगैर यहाँ पे खत्म नहीं कर सकते। The moth deposit the eggs in the locule of the ovary and the flower in turns get pollinated by the moth. Flower पे यहाँ पे क्या मिल रहा है, pollination. The larva of the moth comes out of the egg as the seed starts developing. So larva बाहर आता है, और larva 2-4 सीड अगर खा भी लेते हैं ना तो उससे कोई उससे नुकसान नहीं होता, flower को नुकसान नहीं होता, because you have number of seeds over there. So that is one example you have to know, and it's also example of my codependency, right? Both of them are codependent on each other, right? तो दोनों एक दूसरे पे यहाँ पे आपके डिपेंडेंट है। सो इसको हम कहते हैं यहाँ पे being codependent, right? अगर एक को कुछ हुआ देन दूसरा वाला भी आपका यहाँ से वैनिश हो जाएगा, राइट। वैसे एग्जांपल आपका एक और है यहाँ पे एमोर्फिलस फ्लावर का। एमोर्फिलस एक लार्जेस्ट फ्लावर होता है, एंड इट इज द टॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, एंड दिस फ्लावर इज आल्सो साइट जहाँ पे आपके इंसेक्ट आके एग ले करते हैं। तो इस जगह पे भी आके आपके एग ले किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कहानी याद रखनी है। क्या आपको यूका मॉथ और यूका प्लांट की कहानी आपको समझ आ रही है? यस सर। यस सर। क्या आपको मेरे पीछे आवाज आ रही है बंदरों की? शायद नहीं। नो सर। That's sad. That's quite sad. ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। Alright. So that's something we have seen. Now we have a ornithophily. यहाँ पे हम डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? Pollination के लिए। Birds. So here we'll depend on the birds for pollination. कौन सा बर्ड है ये? कोई बताएगा मुझे कौन सा बर्ड है? Hummingbird. हमिंगबर्ड। क्या बात है, हमिंगबर्ड। देखा है आप लोगों ने हमिंगबर्ड कभी? यस यस सर। यस सर। अरे नहीं देखा होगा, इंडिया में नहीं मिलता हमिंगबर्ड, ठीक है। सो हमिंगबर्ड बोलना मत कि देखा है कभी, बोल सकते हो मतलब छोटे बच्चों के सामने, नॉट इन फ्रंट ऑफ समवन हु नोज। सो हमिंगबर्ड इज समथिंग यू डोंट फाइंड इन इंडिया। आपने जो देखा ना वो सनबर्ड है, वो हमिंगबर्ड जैसा ही दिखता है लेकिन वो हमिंगबर्ड है नहीं, ठीक है। वो आपका होता है सनबर्ड। So याद रखना, sunbird और hummingbird are two different birds, and both of them are generally a very good pollinators in terms of in terms of birds as a pollinator। ये काफी जाने जाते हैं, ठीक है। और hummingbird इंडिया में नहीं मिलता, कि आपको सिर्फ it is not in Indian सब कॉन्टिनेंट में आपको ये नहीं मिलता, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको मिलेगा आपका sunbird। ओके, चलिए। Now let's quickly see the traits over here। फटाफट हम यहाँ पे traits देखते हैं हमारे ornithophily के। So टाइम की तरफ मत देखिए, हमें ये टॉपिक खत्म करना है, तो रुक जाइएगा थोड़ा टाइम, टॉपिक खत्म करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, एंड देन उसके बाद आप खुशी खुशी आप क्लास के बाहर आप जा सकते हो। सो अब मुझे यहाँ पे बताइए आप लोग ऑर्निथोफिली के अंदर ट्रेट्स आपके यहाँ पे क्या हो सकते हैं। अब हैंड रेज कर देगा आपको यहाँ पे, बताइए चांदनी क्या होगा ट्रेट मेरा यहाँ पे ऑर्निथोफिली का, बोलिए।
चांदनी आपने हैंड रेज किया था, गोपाल सिंह बताइए, स्लैश चांदनी स्लैश म्यूट ऑन ही नहीं हो रहा, माइक ऑन ही नहीं हो रहा। ओके, टिल देन कोई और बताइए मुझे, या आदित्य बताइए ऑनेस्टली कि मैंने यहाँ पे क्या ट्रेड्स हो सकते हैं। सर कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। ठीक है, सो विल हैव कलरफुल फ्लावर, एक आपने बता दिया, ठीक है, दैट्स इनफ। मुझे बताइए फिर अक्षय कुमार, आप बताइए। सर फ्रेगनेंस होगा उसमें। प्रेगनेंस, अक्षय कुमार, प्रेगनेंस 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 तो नहीं हो। प्रेग्नेंस नहीं होगा क्योंकि बर्ड के पास पुअर सेंस ऑफ स्मेल होता है। क्या बात है, वेरी गुड हर्षिता, वेरी ट्रू। यस, सो याद रखना, सब लोग याद रखना, फ्रेगनेंस कभी भी आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप बर्ड पे डिपेंड करते हो पॉलिनेशन के लिए तो आप फ्रेगनेंस नहीं बनाओगे, क्योंकि बर्ड्स डू नॉट हैव अ सेंस ऑफ स्मेल। बर्ड्स के पास सेंस ऑफ स्मेल नहीं होता, सिर्फ एक ही बर्ड होता है जो होता है आपका कीवी। कीवी इज द नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड, ये आप सबको मालूम होगा क्योंकि आप लोग क्रिकेट देखते हो हद से ज्यादा, राइट? जानते हो ना, कीवीज कहते हैं उन लोग, हम लोग वहां पे। सो कीवी के अंदर आपको मिलता है सेंस ऑफ स्मेल, उसके अलावा कोई बर्ड में आपको सेंस ऑफ स्मेल आपको नहीं मिलेगा। सो यस, यू वोंट हैव सेंस ऑफ स्मेल और यू वोंट हैव फ्रेग्रेंस ओवर हियर। सो याद रखना, विल हैव नो फ्रेग्रेंस, सो नो फ्रेग्रेंस विल बी सीन ओवर हियर, राइट? ठीक है, उसके अलावा एक और ट्रेड, जॉश आप बताओ और क्या होगा? जॉश बोलिए। सर उसके जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और वो होते हैं लेदरी। ओके, ठीक है, ये ले लेता हूं मैं आपके यहाँ पे, दैट यू कैन हैव लेदरी फ्लावर, आई कैन से, ठीक है, आई विल राइट इट डाउन, ऑलराइट, ठीक है। नम्रता आप बताइए और क्या लग रहा है? Flowers have funnel shape. Very good. Yes, you will have a funnel shaped flowers. You will have a funnel shaped flowers. Funnel shaped flower आपको यहाँ मिलेंगे देखने के लिए। हाँ जी बताइए अक्षरा। Sir, flower should be large. Large flower, ठीक है, you will have a large flower, okay, large flower. बताइए तमनप्रीत, और क्या हो सकता है? सर पता नहीं लग रहा। पता नहीं लग रहा, अच्छा। मोनिका बताना चाहोगे? Sir, large numbers of pollen grains are produced. मॉडरेट अमाउंट, लार्ज तो विंड में होता है। सर इसमें लॉट ऑफ नेक्टर पाए जाएंगे। हाँ, सो नेक्टर इज गोइंग टू बी अबंडेंट, बिल्कुल सही, ये हमारा लास्ट पॉइंट था। सो विल हैव अबंडेंट नेक्टर विल बी सीन। नेक्टर इतना होता है कि आप उसे थोड़ा टर्न करोगे ना फ्लावर को, तभी उसमें नेक्टर से गिर के बाहर निकलेगा, राइट? सो दैट वी गेट गुड अमाउंट ऑफ नेक्टर ओवर देयर, ठीक है। तो याद रखना, कलरफुल फ्लावर, फ्रेग्रेंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। द फ्लावर्स आर गोइंग टू बी वेरी मच, यस, यू कैन हैव अ लेदरी फ्लावर्स ओवर हियर। फनल शेप फ्लावर आप यहाँ पे याद रखना, they will have a large size and the nectar is going to be abundant in those kind of flowers. And yes, colorful flowers आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। So these are the traits of my flowers which depend on the birds for my pollination. So ये मेरे वो flower के traits हैं जो birds पे depend करते हैं for my pollination. तो ये traits आपको यहाँ पे याद रखना है। और bird के example याद रखना, you have a sunbird and hummingbird are the two best examples, right? इनके beak अगर आप देखते हो तो इनकी beak बनी ही ऐसी होती है कि वो nectar भी निकाल सके और पॉलिनेशन भी वहां पे वो कर पाती है। सो या दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। एंड अगली बार कोई बर्ड दिखे सनबर्ड जैसा, हमिंगबर्ड जैसा, तो सनबर्ड ही है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी माय कायरोप्टेरोफाइली। सो कायरोप्टेरोफाइली के अंदर आपके यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होगा? बैट्स। अब ये नहीं पूछूंगा कि बैट्स आपने देखे या नहीं देखे, बैट्स सब नहीं यहाँ पे देखे बैट्स पता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेगा कैरोप्टेरोफाइली और एक होता है आपका माइक्रो कैरोप्टेरोफाइली। मेगा में वो बड़े बड़े बैट्स आते हैं जो आपने कभी शायद आसमान में उड़ते हुए देखे होंगे, राइट? और दूसरे होते हैं आपके एकदम स्मॉल स्मॉल, दे आर माय माइक्रो कैरोप्टेरोफाइली, राइट? दे आर लाइक वेरी स्मॉल बैट्स, ओके। सो हम बैट्स के में बात करते हैं, पॉलिनेशन इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ द बैट्स ओवर हियर। तो इसमें भी देख लेते हैं फटाफट यहाँ पे किसके यहाँ पे ट्रेड्स क्या होंगे। सो हैंड रेज करो। सो कायरोप्टेरोफाइली के अंदर आपके यहाँ पे ट्रेड्स क्या क्या हो जाएंगे, चलिए। सो नाउ टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द लास्ट पॉइंट वैसे बाय द वे। हाँ जी बताइए मोनिका, व्हाट आर द ट्रेड्स ओवर हियर, बोलिए। सर वो लार्ज और कलरफुल फ्लावर होंगे। राइट, सो यू हैव अ लार्ज फ्लावर ओवर हियर, ये बात तो आपने यहाँ पे सही बोली है। कलरफुल फ्लावर आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। सो दे विल हैव अ डल कलरेशन, दे विल हैव अ डल कलरेशन विल बी सीन। जॉश बताओ यहाँ पे और क्या होगा? सर अबेंडेंट पोलन ग्रेन होंगे। पोलन ग्रेन ठीक है, वो रहता है अबंडेंट, ठीक है। नेक्टर विल बी इन अ ह्यूज अमाउंट, सो नेक्टर इज इन द हाई अमाउंट यहाँ पे, यू विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ नेक्टर, सो नेक्टर विल बी अबंडेंट अगेन,
So abundant nectar. Columbian तो हाँ वहाँ पे रहेंगे. Along with this, you should also know that these are the flowers and these flowers will have a fragrance. हाँ, यहाँ पे आपको फ्रेग्रेंस या मैं कहूँगा सेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज आप बैट को अट्रैक्ट करो और बैट सूंघ सकता है. बैट इज अ मैमल, इट कैन हैव अ सेंस ऑफ स्मेल, सो यहाँ पे आपको सेंट मिलेगा, राइट? दैट इज समथिंग विल गेट टू सी. एंड अगेन यू शुड नो हियर यू विल हैव अ लेदरी पेटल्स. यहाँ पे भी आपको लेदरी पेटल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. याद रखना, जनरली जो फ्लावर्स आपके रात को ब्लूम करते हैं उनमें आपको इधर व्हाइट कलर होगा या फिर डल कलर होगा, बिकॉज कलर वहां पे आपको ज्यादा आपको मिलेगा नहीं देखने के लिए, राइट? एंड दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट द बैट्स. उन्हें कलर का उनका कोई यहाँ पे फायदा मिलता नहीं उन्हें बैट को अट्रैक्ट करने के लिए. बैट्स आर गोइंग टू गो ओवर देयर बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एंड बिकॉज दे कैन सी देम. सो दे आर माय लार्ज फ्लावर्स. सो लार्ज फ्लावर, डल कलर इन फ्लावर, नेक्टर एबंडेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, सेंट आपको मिलेगा यहाँ पे, सेंस ऑफ स्मेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एंड दे हैव अ लेदरी पेटल्स. सो दीज आर द ट्रेड्स ऑफ माय कैरोप्टेरा फाइल. ये मेरे ट्रेड्स आपको जाएंगे मेरे यहाँ पे कैरोप्टेरा फाइल के, जो मेरे यहाँ पे बैट्स पॉलिनेट करते हैं. क्या आपने कभी बैट को पॉलिनेट करते हुए देखा है? नो सर. नहीं देखा करो कभी पेड़ की तरफ, शायद दिख जाए. So this is what you will be finding happening over here. So ये हमने यहाँ पे देख लिया. So यहाँ पे आपका पॉलिनेशन वाला चैप्टर या टॉपिक आपके यहाँ पे खत्म होता है. Now we have to solve some questions. अब रुक जाओ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो and then we will do the bye bye. So अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे हैंड रेज. So attraction and rewards are required for. तो चलिए फटाफट पहले आप अपना हैंड रेज करिए यहाँ पे सब लोग. सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा. क्वेश्चन समझ लिया. क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है आपको, क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि एक कौन सा अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड, मतलब ऐसा कुछ एक क्रॉस टॉक जहां पे आप अट्रैक्ट कर रहे हो किसी चीज को और आप किसी चीज को रिवॉर्ड दे रहे हो. तो ये कंडीशन आपको किसके अंदर देखने के लिए मिलती है, जहां पे आप चीजों को किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो और उसे रिवॉर्ड भी दे रहे हो. तो ये कंडीशन आपको किसके अंदर मिलेगी देखने के लिए. क्या बेटा बस 5-6 लोग ही, दैट्स इट. बाकी लोग काजल एंड ऑल द अदर पीपल फ्रॉम यूके एंड ऑल द अदर पीपल, आप लोग भी आंसर दो बेटा यहाँ पे. अक्षय कुमार बताइए क्या होगा इसका आंसर. ऑप्शन ए. ओके, रानी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए सर. काजल आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए सर. रानी इज लाइक ऐसे आंसर मैं नहीं देती, टू सिंपल, वेरी सिंपल. ऑलराइट, सो दिस इज योर ऑप्शन ओवर हियर, दैट्स द करेक्ट आंसर. एंडोफिली के अंदर आपको यहाँ पे यू विल बी अट्रैक्टेड एंड रिवॉर्ड्स का यहाँ पे आपका सिस्टम आपको मिल जाएगा, राइट? क्वेश्चन को खुद से पढ़ो, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं. एंड देन रेज योर हैंड, रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया देन मुझे बताओ. देखिए क्वेश्चन को ध्यान से एंड देन रेज योर हैंड. बस 4 लोग, दैट्स इट. क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट इज हैपनिंग? बताइए सिद्धरा, क्या होगा इसका आंसर? सर विंड बी. आपको बी लग रहा है. दीक्षा कुमारी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी. अपेक्षा आपको क्या लग रहा है? बी लग रहा है. बी, ए ऑप्शन, बी डबल ई, ए ऑप्शन लग रहा है. ये कौन था जिसने ए बोला? अच्छा, काजल क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी सर. बैटमैन वाला बी ना, ठीक है. दीपिका आपको क्या लग रहा है? नहीं सर, बी 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 है. हो गया बेटा, हो गया आपका हो गया. आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे -25. याद रखना, आपके टेस्ट में से हम काटेंगे -25. वो सर गलती से बोला. बस हो गया बेटा, वो अब नहीं वो चेंज होगा. सना फटाफट अपना आंसर बताओ यहाँ पे. सना क्या होगा इसका आंसर? कितना टाइम लगाते हो आप लोग? शिव क्या होगा इसका आंसर? विंड. विंड ही होगा आपका यहाँ पे आंसर. अगर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है you have a single ovule involved, flower in which single ovule in the ovary and are packed into inflorescences are usually pointed by, so it's going to be your wind only. अगर single ovule यहाँ पे लिखा है, it's a major indicator कि यहाँ पे मेरा विंड ही होगा मेरे यहाँ पे आंसर. So that's why option B becomes my correct answer, right? अब डैशेस प्लांट क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूँ. आई थिंक काफी लोगों को मालूम है डैशेस प्लांट क्या होता है, तभी मैं एक बार आपको बता देता हूँ. डैशेस प्लांट वो है आपका यहाँ पे इसमें मेल प्लांट अलग है आपका यहाँ पे. You have a male plant which will be separate and you'll have a separate female plant. अब आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन को देख के इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा. और डैशेस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स. ऑप्शन ए आएगा सर. ऑप्शन बी. ऑप्शन ए आएगा. ऑप्शन बी होगा सर. ओके, ऑप्शन ए के लिए कौन कौन एग्री कर रहा है यहाँ पे? अपना हैंड रेस करिए. ऑप्शन ए के लिए जो लोग ऑप्शन ए के लिए अपना हैंड यहाँ पे रेस कर रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे सही है.
अगर आपका डायशस प्लांट है बेटा, सो यू कैन अवॉइड द ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। अब इस बात को आप समझो, अगर प्लांट डायशस है दैट मींस मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। मतलब मेल प्लांट में आपके यहाँ पे रहेंगे सिर्फ मेल फ्लावर्स, राइट, और फीमेल प्लांट में आपके यहाँ पे रहेंगे आपके सिर्फ फीमेल फ्लावर्स। तो अगर ऐसी कंडीशन है बेटा तो कोई चांस नहीं है ऑटोगैमी होने की, ना ही कोई चांस है ऑटोगैमी होने का, ना ही कोई चांस है मेरे यहाँ पे गिटोनोगैमी होने का। तो प्लीज याद रखना कि ऑप्शन ए ही आपके यहाँ पे सही आंसर आएगा। तो जिसको कुछ और लग रहा था यहाँ पे, प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू हैव अ डायशस प्लांट देन यू हैव नो चांस कि आपके यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन किसी भी तरीके से हो, ना ही ऑटोगैमी से हो सकता है, ना ही गिटोनोगैमी से हो सकता है। आप सोचो ना, अगर एक मेल प्लांट है तो वहां से अगर पोलन ग्रेन निकल के उसके सेम फ्लावर पर अगर गिर भी रहे तो भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ मेल प्लांट, वहां पे स्टिग्मा या वहां पे पिस्टिल होगा ही नहीं, राइट। सो देयर इज नो चांस ऑफ माय गिटोनोगैमी और ऑटोगैमी ओवर हियर। सो दिस शुड बी क्लियर टू यू, ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। नीट का सवाल था, ये आपसे सही होना चाहिए। ये अभी नहीं करेंगे हम लोग, इसको बाद में करेंगे। ये बताओ, which of the following में required pollinators but genetically, और हैंड रेज करना, वैसे ही आंसर नहीं देना है आपने यहाँ पे, and genetically similar to the autogamy। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? 23। देख लो क्वेश्चन को ध्यान से and then raise your hand। बताइए जानवी, क्या होगा इसका आंसर? सी। दिया पांडे, आपको क्या लग रहा है? दिया पांडे is not saying anything। आपका यहाँ पर ऑप्शन, अक्षय कुमार क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। ऑलराइट, अनिरुद्ध है क्लास में? नहीं है अनिरुद्ध, आप हो क्लास में? अनिरुद्ध, अनिरुद्ध Yes, नॉट sir. सीइंग। बोलो अनिरुद्ध, ऐसे कैसे चलेगा? क्लास में के बात नहीं कर रहे आप। बताओ क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। सी। और सही बताओ, सही में आ रहा है, ऐसे ही बता रहे हो, ऐसे ही बोल रहे हो, पता चल रहा है आपको? सुनो सुनो मेरी बात सुनो। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा इन लोगों ने, which of the following में required pollinators, may required pollinators but genetically similar to the autogamy। अब एक बात रखना, ऑटोगैमी में हमने यहाँ पे दो टर्म हमने यहाँ पे देखे थे जब भी हम बात करें थे हमारे यहाँ पे ऑटोगैमी के अंदर, या ऑटोगैमी में आपका यहाँ पे क्या होता है, दैट सेम फ्लावर, सेम पोलन ग्रेन, सेम स्टिग्मा। ऑटोगैमी में आपका ये होता है ना, या वो सेम फ्लावर के अंदर आपका यू विल हैव अ सेम पोलन ग्रेन, यू विल हैव अ सेम एंथर, और यहाँ पे आपका होगा आपके यहाँ पे सेम पिस्टिल, राइट। और आपके उस सेम पिस्टिल के ऊपर आके गिरेगा आपके यहाँ पे सेम पोलन ग्रेन जो आपके एंथर से आएगा। सो दैट इज माय ऑटोगैमी, दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय सेल्फ पोलिनेशन। अब गिटोनोगैमी में वही चीज हो रही होती है। गिटोनोगैमी बस फर्क आपका यहाँ पे ये है कि आपका फ्लावर अलग होगा बट सेम प्लांट। गिटोनोगैमी के अंदर याद रखना, यू विल हैव अ डिफरेंट फ्लावर, यहाँ पे आपको मिलेगा आपका डिफरेंट फ्लावर, लेकिन इट विल बी अ सेम प्लांट। अब क्योंकि आपके यहाँ पे सेम प्लांट है बट यू हैव अ डिफरेंट फ्लावर, राइट, इट इज सिमिलर टू माय ऑटोगैमी ओनली, क्योंकि इसके अंदर भी आपको जेनेटिक सिमिलैरिटी आपको मिलेगी, इसके अंदर आपको वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा। तो याद रखना, अगर आपसे भी पूछा जाता है कि आपका एक है एक आपका तरीका है पॉलिनेशन का, जहां पे आपका क्या हो रहा है कि आपका पोलन ग्रेन आपका जाके गिर रहा है किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर बट ऑफ अ सेम प्लांट, तो अगर ऐसा होता है देन इट इज सिमिलर टू माय सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे आपको जो प्रोजेनी आपको मिलेगी इट इज गोइंग टू बी वेरी सिमिलर टू द मेन प्लांट, और यही आपको यहाँ पे पूछा था, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन सी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर्ड पॉलिनेटर्स बट genetically similar to the autogamy, so that is going to be my geitonogamy, right। pollinator शायद जरूरत पड़ जाए यहाँ पे but it is similar to the autogamy, that is going to be the geitonogamy। so ये चीज आपको मालूम रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन खुद से पढ़िए और बताइए सबसे बेटर डेफिनेशन यहाँ पे geitonogamy की आपके यहाँ पे क्या होगी, देख लीजिए आराम से, take your time, take your 30 seconds and then tell me। Namrata, tell us what do you think। ऑप्शन ए सर। नम्रता सिंह ऑप्शन है, अपेक्षा क्या लग रहा है? ए ऑप्शन। कमनप्रीत ए ऑप्शन। एंड आदित्य। सर ऑप्शन ए। राम सिंह, पहले आप ये बताइए आपका नाम क्या है? सर सौरभ। सौरभ, न्यू आईडी, ऑलराइट। सौरभ क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए सर। राइट, ऑप्शन इज गुड, करेक्ट आंसर। फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय अ पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट, यस, ऑप्शन ए। ट्रांसफर पोलन ग्रेन, सो अगेन दैट्स सेम, इसका आंसर मैं दे देता हूं, इट्स गोइंग टू बी गिटोनोगैमी, राइट, सेम क्वेश्चन है, दैट्स व्हाट रिपीटेड, राइट। हाँ, ये ध्यान से करना,
स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट आपको हमें बताना है. सो रीड ऑल द 4 स्टेटमेंट एंड देन टेल मी व्हिच विल बी द करेक्ट वन ओवर हियर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को एंड टेल मी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी करेक्ट एंड रेज योर हैंड. बताइए आदित्य, क्या होगा इसका आंसर? सर ये आदित्य सिंह ऑप्शन ए ओवर हियर. जॉश, क्या लग रहा है? ऑप्शन ए. काजल? ऑप्शन ए सर. Right. So option A becomes a correct answer. Clistogamous flower are always going to be autogamous. Clistogamous flower are always going to be autogamous. तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे correct statement आपका यहाँ पे हो जाता है, right? So that's going to be option A. बाकी तीनों statement मेरे यहाँ पे गलत हो जाते हैं. So yeah. ये बताओ advantage of clistogamy. इसका आंसर मुझे कौन देगा? मैं किसी बच्चे को रैंडमली पकड़ता हूँ. इसको पकड़े हम लोग. सना आप बताओ. नहीं, सना ऑलरेडी आंसर कर चुके पहले. नहीं, नॉट सना. किरण आप बताओगे इसका आंसर? एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगामी. सर मैं बताऊं? ऑप्शन सी. गुड जॉब बेटा. अच्छा, किरण को बताने दो. किरण बोलिए. सर ऑप्शन सी. अरे नहीं बेटा, ऑप्शन सी तो नहीं होगा. संचिता आप बताओ. संचिता बताना चाहोगे? सर ए. संचिता ये कह रहे. स्नेहा, आपको क्या लग रहा है? स्नेहा और ज्यादा सोचो मत. सर ए. इट इज योर ऑप्शन ए. इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए. एडवांटेज में आपको यहाँ पे रहेगा. इट विल हैव अ नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स. दैट विल बी ऑप्शन ए ओवर हियर. ठीक है. सो यस, दैट इज समथिंग वी हैव डन. अब इसमें जो बाकी जो क्वेश्चंस है आपके यहाँ पे, यू कैन हैव अ लुक एट दोस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ. अब एक दो क्वेश्चन जिसमें बाकी आप अपने एंड से एक बार देख लेना. उसके अलावा मैं आपके साथ इसका असाइनमेंट शेयर करूंगा ऑफ माय पॉलिनेशन का टॉपिक को लेके, एंड व्हिच विल आल्सो हैव क्वेश्चन बेस्ड ऑन फीमेल गैमेटोफाइट एज वेल, सम क्वेश्चंस. सो सॉल्व दोस क्वेश्चन एज वेल. जब मैं शेयर करूं, रफली एक्सपेक्ट यू विल हैव 10-12 मोर क्वेश्चंस आफ्टर दिस. तो उसको आप सॉल्व कर लेना, राइट? तो पहले क्लास खत्म होने के पहले सुन लो आज हमने क्या किया है. वी हैव डन द रिवीजन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. दैट इज समथिंग वी हैव डन. And then we have seen the pollination over here. So pollination में याद रखना, you have a autogamy in which we have seen you have a chesmogamous, clistogamous flower we have seen. Then we have a geitonogamy जो हम multiple times यहाँ पे देख चुके question के through. So you have a grip on that now. Then xenogamy के अंदर we know that is in a true sense जो मुझे variation मुझे मिलता है, that is I am getting with the help of the xenogamy. And उसके अंदर फिर हमने देखे हमारे abiotic और biotic agents, right? Abiotic में आपके यहाँ पे थे आपके wind and water, right? Now quickly tell me what is the example of my epihydrophilic का example मेरा क्या बनेगा? Vallisneria. ना सुनो, epihydrophilic बोला तो आपको सिर्फ बोला है Vallisneria. That's it. अगर मैं generally example then you can tell me कि हाँ सर hydrilla है, zoster example है, all those example, right? Then अब मुझे बताओ अगर मेरे pollen grain winged shape के हैं तो that means ये किस कैटेगरी में मेरा ये आएगा pollination? Wind pollination. Anemophily. That will come under the category of my anemophily. Right, true, right? So ये हमने देखा, and then we have seen the pollination happening with the help of my birds and insects. So that is something we have seen, right? So yeah, that is something we have done. अब इसको लेके अगर आपके कोई सवाल है तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं. Just wait a minute. All right.